ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। So, करते शुरू। So whatever I will be telling in between, just try to jot it down. देखो, आज के सेशन में हम लोग तीन खबरें जो है, तीन न्यूज वी आर गोइंग टू स्टडी thoroughly. द फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडेज इज अगेन जो ग्रासलैंड एक सर्वे हुआ है उसके ऊपर हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगेन दिस न्यूज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ऐप, उस पर मैंने डाला था, बट कैसा क्या किस पर्सपेक्टिव से आपको समझना है ये आपको हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। अगेन आपका एनवायरमेंट के वगैरह जो टॉपिक्स है पुराने बैच का हुआ है आपका होने का है, बट तभी भी दैट न्यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है ना कि ओवरऑल जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में आपको नजर आएगा कि एनवायरमेंट नाम का एक सब्जेक्ट हमको है और एनवायरमेंट के लगभग प्रीलिम्स की अगर बात करें तो कितने सवाल आते हैं, कम से कम 12 से 15 सवाल हर साल एवरेजली वहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब पिछले 10 साल का अगर एवरेज निकालो तो एवरेज आता है लगभग 14 क्वेश्चन का एवरेज आता है। ठीक है, मतलब टेंटेटिवली आप बोल सकते हो कि 40 to 15 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स ऑन एनवायरमेंट सब्जेक्ट। सो एनवायरमेंट से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है तो अपने को पढ़ना आवश्यक है। इसलिए इन द लास्ट करंट अफेयर सेशन आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट कि हमने ये देखा था क्या हीट अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखा था, और फ्लडिंग का समस्या हमारे शहरों में कैसे आ रही है, क्या आ रही है। अगेन दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल सेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेस सेशन। सो फर्स्ट न्यूज इज कि भारत में पहला जो फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया। कौन सा सेंसस कंडक्ट किया गया? फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ठीक है, अब देखो ये जो सेंसस है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कौन सी जगह पे हुआ है? इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में एक इकोसिस्टम होती है ग्रासलैंड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ग्रासलैंड जैसा फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसी प्रकार ग्रासलैंड का भी एक प्रकार है इकोसिस्टम का। सो यहाँ पे ग्रासलैंड में कौन डोमिनेट रहेगा? ग्रासेस। ठीक है, ग्रासलैंड में कौन सी डोमिनेंट स्पीसीज रहती है? ग्रासेस। अब ये ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं तो शायद से आप लोगों ने ऐसे जो प्लेन होता है, मतलब प्लेन इलाका होता है जहां पे जंगल नहीं होता है और जहां पे सिर्फ घास ही होती है, ऐसा इलाका अगर कोई आपको देखता है तो यू कैन कॉल दैट एरिया एज अ ग्रासलैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे उदाहरण के तौर पे आप में से बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी देखा होगा, तो डिस्कवरी पे ना अपना अफ्रीका की जब अफ्रीका के बारे में जब बताया जाता है तो वहां पे अफ्रीकन सवाना ये शब्द बहुत कॉमन होता है। तो ये अफ्रीकन सवाना क्या है? तो बेसिकली भाई वो जो जंगल होता है ना अफ्रीका में, वो जंगल में आपको पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, वहां पे ग्रासेस दिखती है और वो ग्रासेस की हाइट कम से कम 10-12 फीट 15 फीट भी हो सकती है। ठीक है, या फिर उससे भी बड़े हो सकते हैं। सो इनको कहा जाता है बेटा ग्रासलैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो भारत में पहला कौन सा सर्वे हुआ है? फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ठीक है, ग्रासलैंड बर्ड सेंसस मतलब ये ग्रासलैंड में कितने प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं इसका काउंट गिना गया। सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। तो यहाँ पे किसकी जनगणना हुई? बर्ड्स की जनगणना हुई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये भारत का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस था। अब न्यूज में क्यों है तो स्पेसिफिकली देखो ऐसी जब खबरें आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भारत का पहला फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई कहां पे हुआ, किस जगह पे हुआ, पर्पस क्या था, कितने पक्षी कितने बर्ड्स वहां पे गिने गए और उन बर्ड्स में से कौन से बर्ड्स डेंजर में है, मतलब जो खतरे के कगार पे, खत्म होने के कगार पे है, और कितने का स्टेटस कैसा है, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में हमको इसी के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा देखो पहले तो है व्हाई इन द न्यूज। तो बिटवीन मार्च 18 एंड मार्च 25 अ सर्वे टू रिकॉर्ड द ग्रासलैंड बर्ड पॉपुलेशन इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फर्स्ट एवर ग्रासलैंड सर्वे है ये कहां पे हुआ? काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आता है पहले तो ये देखना अपना काम है। ठीक है, देखो कोई भी न्यूज जब आप पढ़ते हो तो वो न्यूज के मल्टीपल डायमेंशंस वी हैव टू लुक आउट। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन का पहला डायमेंशन क्या आ गया? तो पहले तो आपको देखना है कि ग्रासलैंड बर्ड सेंसस है, तो नहीं पता है सर्च करोगे व्हाट इज ग्रासलैंड। ठीक है, तो ग्रासलैंड मतलब ऐसा इलाका
पर्यावरण का कि जहां पे डोमिनेंट स्पीसीज कौन होती है, ग्रासेस होते हैं। तो आपको जहां पे भी देखोगे हर जगह पे क्या दिखेंगी, घास नजर आएंगी, आपको बड़े पेड़ बहुत कम नजर आएंगे, एक दो पेड़ बीच में रहेंगे, पर पूरा दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगा, ग्रासेस दिखाई देगा। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। दूसरा ये सेंसस कहां पे हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब पहला तो ये देखना है हमको कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आता है, गूगल कर लेना, सर्च में आपको दिख जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में आता है। कहां पे आता है, आसाम। आसाम कहां पे आता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ये जो सर्वे है ये मार्च से लेके मई तक चला, और कहां पे हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क वाज अंडरटेकन बाय अ टीम ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल, साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट। मतलब जो अलग अलग लोग थे उन्होंने दिया। इट इज द फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड इन आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, पहला सर्वे था। दिस सेंसस वाज आल्सो मेंशन्ड इन द मन की बात रेडियो प्रोग्राम बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, दैट इज ऑन जुलाई 27। मतलब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके मन की बात में इसका जिक्र किया। तो ऐसी जो भी चीजें होती है जो प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट में आती है, तो हमको उसको एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, ऐसी जो चीजें होती है जो जनरली जब देश का प्रधान बता रहा है, तो हमको क्या करना है, we have to look into such kind of news. Is it clear to everyone? समझा? ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हमको क्या करना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आता है, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि आसाम में आता है। फिर आसाम कहां पे है, आसाम इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसका हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट। जो ये मेन बाकी का भारत है, इसको मेनलैंड इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनलैंड इंडिया। और मेनलैंड इंडिया को कौन अटैच है, नॉर्थ ईस्ट। और ये जो अटैचमेंट होता है वो कहां से, छोटा सा एक पैच है, जिससे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट भारत मेनलैंड इंडिया के साथ में अटैच जुड़ता है। अब ये जो छोटा सा पैच है ना, इस पैच को क्या बोला जाता है, एनीबॉडी पता है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चिकन नेक। क्या बोला जाता है, चिकन नेक। बिकॉज इसकी साइज देखो, जो इसका आकार है वो किसके प्रकार है, जो मुर्गी की नेक होती है उसके प्रकार है। Is it clear to everyone? चिकन नेक, या फिर इसी को दूसरा नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लिख के रखो, चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब कि दिस नॉर्थ ईस्ट गेट्स कनेक्टेड विद इंडिया बाय दिस स्मॉल लैंड मास दैट इज नोन एज चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। Is it clear to everyone? दिमाग में डाल लेना, ठीक है। इस पे भी सवाल पूछा है यूपीएससी ने बहुत पहले साल, अभी ऐसे सवाल नहीं पूछते, ये तो बहुत ही सिंपल ये है। अब दूसरी बात, अब नॉर्थ ईस्ट की जब भी बात आती है तो पहले हमको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य आते हैं। उसमें का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है, आसाम। सबसे बड़ा राज्य कौन है, आसाम। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आता है, ये आता है आसाम में। इसके अलावा कौन से नेशनल पार्क आसाम में है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो नेशनल पार्क है ना, ये नेशनल पार्क आपके कौन से सिलेबस में, एनवायरमेंट के सिलेबस में, क्योंकि यूपीएससी नेशनल पार्क में हर साल एक ना एक सवाल तो उसमें रहता ही रहता है। तो इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, इसके अलावा उरान नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और दिब्रू साइखोवा। सो दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। इनके नाम यहाँ पे लोकेटेड। और इसमें का सबसे अभी जो सर्वे हुआ है ग्रासलैंड का, फर्स्ट एवर ग्रासलैंड सर्वे हुआ है, वो कहां पे हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो इसके अलावा बाकी जो ये है ज्योग्राफिकल लोकेशंस है वो पता होने चाहिए। यहाँ पे ये हरे कलर का आसाम, ऊपर में कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश। अगेन अरुणाचल प्रदेश हमेशा न्यूज में रहता है। न्यूज में रहने का कारण क्या है बेटा, बिकॉज ये जो अरुणाचल प्रदेश है इस पर क्लेम कौन करता है, चाइना। चाइना बोलता है ये हमारा हिस्सा है और भारत बोलता है भारत का अविभाज्य घटक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया। इधर नीचे आते हैं तो ये होता है नागालैंड, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य है, मणिपुर। अगेन मणिपुर आपको पता इसीलिए होना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से मणिपुर में क्या हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वहां की सरकार को निकाल दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नीचे आते तो कौन सा राज्य है, मिजोरम। उसके बगल में कौन सा है, त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय। तो आपका होमवर्क क्या है, घर पे जाना और ये पूरा मैप एक बार एनालिसिस करना, कौन सा राज्य क्या है, कौन से राज्य की कैपिटल क्या है और कौन से राज्य में कौन सी नदी बहती है, ये भी आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों नदी का समझना क्यों आवश्यक है, बिकॉज इस रीजन में एक सबसे बड़ी भारत की नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। लास्ट क्लास में हमने देखा था।
और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे चाइना क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और वो नदी कहां से आती है भारत में, चाइना से आती है। ठीक है, कौन सी नदी, नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। अब जब भी ये काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वे हो रहा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में यहाँ पे इमेज लगाई है, किसकी इमेज है बेटा, ये राइनोसोर की। ठीक है, अब ये जो राइनोसोर जो जनरली काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, वो राइनोसोर को बोला जाता है वन हॉर्न राइनोसोर। ठीक है, एक शिंगी गेंडा बोलते हैं उसको, बराबर है। सो देखो, दिस इज द इमेज ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा। अब ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड इन 1985। कब रिकॉग्नाइज की गई थी, 1985। और कौन सी साइट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि रिसेंटली शिवाजी महाराज के जो 12 किले उनको भी क्या स्टेटस मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको ऐड किया गया। उसी प्रकार इसको कब ऐड किया गया था, 1985। सो वी शुड रिमेंबर और वी शुड नो अबाउट सच काइंड ऑफ प्लेसेस। उसके अलावा इट इज रिनोन्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर। एक सिंगी गेंडा की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनोसोर की इंडिया में इस पार्क में पाई जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा, ये जो वन हॉर्न राइनोसोर है ना, ये खतरे में है। ठीक है, खतरे में क्यों है, क्योंकि इसकी शिकार की जाती है। शिकार क्यों की जाती है, ये जो हॉर्न दिख रहा है ना, इसको, इसके नाक पे ये जो हॉर्न है, इसके लिए इसको मारा जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये जो हॉर्न होता है वन हॉर्न राइनोसोर का, इसका जो प्राइस है वो करोड़ों में जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इसको पोच किया जाता है। पोचिंग मतलब इसको मारा जाता है, और मार के इसका जो सिंग रहता है उसको अलग किया जाता है, और उस सिंग से कुछ मेडिसिन बनाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि भाई इसका मेडिसिनल यूज किया जाता है। इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, और इसके लिए वन हॉर्न राइनोसोर को क्या करना पड़ता है, मारा जाता है। तो इसके लिए इसको प्रोटेक्शन दिया गया है, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भारत सरकार इसको देती है, अंडर विच लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लिख लो, नहीं पता है तो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जिनका एनवायरमेंट होने का उनको जब टॉपिक रहेगा तब हम लोग पढ़ा लेंगे। कौन सा कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब बनाया गया, 1972 में बना गया। तो ये क्या है, ये जो वन हॉर्न राइनोसोर है, ये खतरे में है। मतलब क्या, कि इनकी शिकार की जाती है, तो हमको क्या करना है, इनकी शिकारों को रोकना है। तो उसके लिए सरकार ने इसको कानूनन प्रोटेक्शन दिया। मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर इसको मारने की कोशिश की तो उसको क्या होगा, सजा होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, ये तो हो गया बेटा कि सर्वे के बारे में हमने देख लिया, सर्वे का लोकेशन क्या है वो हमने देख लिया, जिस लोकेशन पे हुआ उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने देख लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद आना कि सर्वे में क्या निकला है, क्या सामने पता चला है। तो पहला न्यूज़ क्या है, द ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिकॉर्डेड अ टोटल ऑफ 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज। कितने बर्ड स्पीसीज मिले इनको, 43 प्रकार के अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के डिफरेंट स्पीसीज इनको बर्ड्स के वहां पे मिले। इसमें से एक था क्रिटिकली एंडेंजर्ड और दूसरा था, दो थे endangered and 6 vulnerable species according to the IUCN रेड लिस्ट। अब ये IUCN क्या है बेटा, IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। IUCN क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सरकारें, एनजीओ, सिविल सोसाइटी सारे मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये संस्था का काम क्या है, नाम में ही हमको पता चलेगा कि ये क्या करती है, नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करती है। नेचर में जो स्पीसीज रहते हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये संस्था क्या करती है, काम करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो इसके मुताबिक ये संस्था क्या करती है ना, ये एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड लिस्ट। ये जो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक लिस्ट पब्लिश करती है पूरे दुनिया में, उसका नाम क्या है, रेड लिस्ट। रेड मतलब लाल कलर, लाल मतलब खतरे का कलर होता है। तो ये रेड लिस्ट में क्या रहता है, जितने भी दुनिया में स्पीसीज है, तो वो अलग अलग स्पीसीज किस लेवल का खतरा फेस कर रहे हैं और उनको बचाना क्यों आवश्यक है, ये हमको कहां से पता चलता है, रेड लिस्ट।
ठीक है, देखेंगे इसके स्लाइड के बाद मैंने उसको ऐड किया कि रेड लिस्ट में कौन से प्रकार के कैटेगरीज होते हैं और उसके हिसाब से स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी स्पीसीज को कितना प्रोटेक्शन चाहिए वगैरह ये बताया जाता है। अब जैसे ये जो ग्रासलैंड सर्वे हुआ है काजीरंगा में, इसमें कुल मिला के कितने स्पीसीज मिले, कितने बर्ड के स्पीसीज मिले उनको 43 में से एक जो बर्ड का स्पीसीज था वो क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब खतरे मतलब क्या बोल सकते कि खतरे में, बहुत ज्यादा खतरे में, ठीक है, मतलब उसको बचाना हाईएस्ट लेवल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। दुनिया में उसकी संख्या बहुत कम है, इसके लिए उसको कौन सा लिस्ट में डाला गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसमें से जो 2 पक्षी थे वो कौन से कैटेगरी में, एंडेंजर्ड, मतलब इससे थोड़ा कम खतरे में। और 6 जो स्पीसीज है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वल्नरेबल मतलब उनकी पॉपुलेशन है पर उनको बचाने के लिए अभी से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा, कानूनन उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आईयूसीएन ये संस्था कौन सी लिस्ट पब्लिश करती है, रेड लिस्ट पब्लिश करती है, और ये रेड लिस्ट में दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के स्पीसीज है उनको कितना खतरा है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद ये जो सर्वे हुआ यहां पे, अब ये बर्ड सर्वे था, अब बर्ड सर्वे करना मतलब क्या, किसने किया आप में से, ट्राई किया है ऑनलाइन में, हैव एनीबॉडी ट्राइड द बर्ड सेंसस? बहुत ही कंपोज काम माइंड लगता है बेटा, आपको शांत बैठना पड़ता है, ठीक है, शांत क्यों बैठना पड़ता है, बिकॉज आपको बर्ड्स को देखना है, तो बर्ड्स जिस जगह पे शांति रहती है वहां पे आते हैं, आप थोड़ा भी अगर थोड़ा नॉइज करोगे तो भाग जाते हैं, मतलब इट इज अ गेम ऑफ अ पेशेंस, ये पूरा पेशेंस लगता है, एक एक 2-2 घंटा, क्या कभी कभी तो 24-24 घंटे भी बैठना पड़ता है एक शॉट लेने के लिए। तो इस प्रकार मतलब क्या कि ये जो बर्ड सेंसर्स है इसके लिए यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब नई टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि इन्होंने क्या किया कि ग्रासलैंड था, तो ग्रासलैंड में एक हाथ पेड़ बड़ा रहता है, मतलब पूरा बड़ा सा ग्रासेस का एरिया रहेगा, उसमें एक हाथ पेड़ बड़ा रहेगा, उसमें जगह जगह पे इन लोगों ने रिकॉर्डर लगाया। क्या लगाया, रिकॉर्डर लगाया। ये रिकॉर्डर का काम क्या था कि जो भी पक्षी, अब आपको सबको पता होगा कि पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं, तो इन्होंने क्या किया, वो रिकॉर्डर के माध्यम से जो भी अलग अलग आवाजें इनको मिली वो रिकॉर्ड की और उसको एनालिसिस करके इन्होंने निकाला कि इतने प्रकार के बर्ड्स के स्पीसीज उस जंगल में पाए जाते हैं। Is it clear to everyone? So a new methodology was deployed in the survey, that is passive acoustic recording monitoring. कौन सा मेथोडोलॉजी, नया मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट किया, पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग। मतलब क्या, रिकॉर्डर लगाया जगह जगह पे और वो रिकॉर्डर में जो भी पक्षी आएगा तो पक्षी एक में से कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, और वो आवाज वो रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड की और फिर उसको एनालाइज करके कि क्या पता चला कि पूरे बर्ड सेंसस में कितने 43 प्रकार के अलग अलग पक्षी वहां पे पाए जाते हैं। डिफरेंट टूल्स were then used to identify the birds based on the recording। मतलब इसमें भी रिकॉर्डिंग अभी मिली, अब रिकॉर्डिंग को भी क्या किया गया, सेग्रीगेट किया गया, क्योंकि कुछ कुछ पक्षियों की आवाज वैसे रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही पता चले, पर कुछ पक्षियों की आवाज जब पता नहीं चले तो उनके लिए क्या, फॉर द बर्ड साउंड्स दैट वर नॉट आइडेंटिफाइबल अ स्पेक्ट्रोग्राम, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वाज क्रिएटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर टू एड इन द आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या बेटा कि आजकल सेंसस करते वक्त, पहले के सेंसस कैसे होते थे, पहले के मतलब 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो जो बर्ड वॉचर रहते थे, बर्ड वॉचर पता है ना, पक्षी देखने वाले, जिनको पता है कि पक्षी का कलर कौन सा है, क्या है ये, तो ये बर्ड वॉचर बैठते थे मचान पे और तब ऑब्जर्व करते थे और नोट करते थे, मतलब ये मैन्युअली होता था। बट अभी का ये जो बर्ड सेंसस है इसमें किसका इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, क्योंकि हमेशा इंसान सब चीज को नहीं देख सकता, तो ऐसे कंडीशन में टेक्नोलॉजी मतलब क्या, इन्होंने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिनका नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो इन प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया कि एग्जैक्ट कितने बर्ड्स वहां पे है, कितने प्रकार की बर्ड की अलग अलग प्रजातियां वहां पे मिलती है, ये इन्होंने ढूंढा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? The BirdNet tool was also used, which applies machine learning to track and identify species by bird song. Is it clear to everyone? So ये मशीन लर्निंग की जो लैंग्वेज है, मतलब मशीन या एक में के साथ जिस प्रकार से कम्युनिकेट करती है, तो ये मशीन लर्निंग का जो नया टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर दे हैव अप्लाइड एंड थ्रू दिस दे हैव कंडक्टेड अ बर्ड सेंसस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? मतलब ये जो मेथोडोलॉजी है बेटा, ये कुछ अलग प्रकार की मेथोडोलॉजी थी जो इन्होंने पहली बार इंप्लीमेंट की। समझ में आ रहा है? तो इस ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो, दीज आर द कैटेगराइजेशन व्हिच इज डन बाय IUCN,
इन द रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट पब्लिश होती है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के जो स्पीसीज है उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द थ्रेट लेवल, कि कौन सी स्पीसीज कितने खतरे में उसके आधार पे। अब देखिए पूरी जो स्पीसीज होती है उसमें से जो स्पीसीज को इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब जिनके बारे में जानकारी ली जाती है, उनको फिर क्लासिफाई किया जाता है। जिनके बारे में इवैल्यूएशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनका कुछ भी स्टेटस नहीं बताया जा सकता है। बट जिनको इवैल्यूएट किया जाता है फिर उनको फिर से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो जिनका एडिक्वेट डेटा है उनको फिर से सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, और जिनका डेटा डेफिशिएंट है। डेटा डेफिशिएंट मतलब उस स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन IUCN के पास फिलहाल नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है, डेटा डेफिशिएंट। बट जिन प्रजातियों के बारे में IUCN के पास एडिक्वेट डेटा है फिर उनको और कैटेगराइज किया जाता है। कैटेगराइज कैसे, तो सबसे पहले यहां से देखो लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब क्या, कि वो स्पेसिफिक जो प्रजाति है पक्षी की भी हो सकती है, प्राणी की भी हो सकती है, या फिर प्लांट्स की भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, सारे प्लांट्स एनिमल्स दोनों की भी। तो पहला कैटेगरी कौन सा आता है, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब क्या, कि उस प्रजाति की पॉपुलेशन बहुत है और उसको बहुत कम खतरा है, बट तभी भी उस पर वॉच रखना पड़ेगा ताकि वो खतरे में ना आ जाए। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है नियर थ्रेटेड। नियर थ्रेटेड मतलब क्या है, कि भाई इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन उसकी ज्यादा है बट थ्रेटेड कैटेगरी में, मतलब अगर इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो ये क्या हो सकता है, वल्नरेबल बन सकता है। उसके बाद जो सबसे 3 थ्रेटेड कैटेगरीज आती है वो आती है वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब क्या, कि तीसरी जो कैटेगरी है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल किसी भी स्पीशीज को अगर वल्नरेबल घोषित किया, इसका मतलब क्या है कि उसकी संख्या कम होते जा रही है। और कम होने का कारण क्या है, एक तो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार करना। सो अलग अलग कारण हो सकते हैं, मतलब उस पर क्या रखना पड़ेगा, उस पर वॉच रखना आवश्यक है और हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलना आवश्यक है। उसके बाद और डेंजर जो कैटेगरी होती है वो है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा खतरा है उसमें, वल्नरेबल से भी ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है उसकी, और जो पॉपुलेशन बची है उसको अगर बचाना है तो हमको इमीडिएट मेजर्स लेने पड़ेंगे। एंडेंजर से भी ज्यादा ज्यादा एकदम वर्स्ट जो कंडीशन होती है कोई स्पीशीज की, उसको फिर क्या बोला जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसको ये रेड कलर से नोटिफाई किया जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा खतरे में है, मतलब जिसके सिर्फ 100-150 पॉपुलेशन बची है ऐसी प्रजातियों की, और उनको बचाना अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, तब उसको क्या घोषित किया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो ये 3 कैटेगरीज ध्यान में रखना। ज्यादातर जो यूपीएससी एमपीएससी के सवाल पूछे जाते हैं वो यूपीएससी एमपीएससी के सवाल किसके आधार पर पूछे जाते हैं, वल्नरेबल, कौन सा स्पीशीज वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और आपको पूरे दुनिया की स्पीशीज की इंफॉर्मेशन नहीं रखना है, आपको सिर्फ भारत की स्पीशीज कौन सी है उसकी इंफॉर्मेशन आपको रखना है। इसके बाद ऊपर का जो हाई, ये ऊपर का जो लेवल है, जो कैटेगराइजेशन है, क्या लिखा गया है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जंगल। जंगल में प्रजाति है, मतलब वो अस्तित्व में है बट वो जंगल से गायब हो चुकी है। तो कहां पे है, तो अपने जो ये जूज होते हैं, ठीक है, जू होता है, फिर पार्क होते हैं, वहां पे उनको रखा गया है, मतलब वो भी लेबोरेटरी में रखा गया है। उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है क्योंकि उनकी सिर्फ 1 या 2 प्रजाति बची है, उनकी प्रजाति की 1 या 2 पॉपुलेशन बची है और बाकी सब मर गए। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में नहीं दिखेंगे बट जू में, पार्क में या फिर लेबोरेटरी में आपको दिखेंगे, और उनको बचाने की कोशिश की जाती है कि भाई इनकी संख्या कैसे बचाई जाए। और उसके बाद सबसे वर्स्ट जो स्पीशीज के लिए होता है दैट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो प्रजाति नामशेष हो चुकी है, गायब हो चुकी है, पर्यावरण से हट गई है। हटने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हमारे कारण हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको सबको पता है चीता। कौन सा चीता, इंडियन चीता। इंडियन चीता ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है। क्या है ये, एक्सटिंक्ट है। तो सर अभी ये जो चीता लाए जा रहे हैं, कहां से लाए जा रहे हैं, ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया से लाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये नामीबिया से लाके फिर उनको भारत में क्या किया जा रहा है, भारत के जंगलों में बसाया जा रहा है। जैसा एक ऐसा प्रोजेक्ट कूनो नेशनल पार्क में चल रहा है। कौन से पार्क में चल रहा है, कूनो नेशनल पार्क। लिखो, नहीं पता है तो घर पे जाके सर्च करना। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ पे भारत सरकार क्या कर रही है, जो चीते की प्रजाति भारत से क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो इंडियन चीता था, तो उसको क्या कर रही है, अफ्रीकन चीता यहाँ पे लाके फिर से चीते को बढ़ाया जा रहा है। मतलब वहां पे एनकरेज किया जा रहा है कि चीते की पॉपुलेशन बढ़े और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहां पे, कौन से नेशनल पार्क में बनाया गया उसके लिए, कूनो नेशनल
पार्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? सो दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कितना खतरा है उस खतरे के आधार पे स्पीसीज को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। और ये कैटेगराइजेशन कौन करता है? IUCN। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड लिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन रिस्क लगाइए, यहाँ पे ये प्लस मतलब क्या, जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उस प्रजाति की नामशेष होने की, एक्सटिंक्शन की फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सटिंक्शन का रेशियो क्या होता है? बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है कि नहीं है? तो इंडियन चीता गायब था बेटा, वो एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो अभी जो चीता लाए जा रहे हैं कहां से लाए जा रहे हैं? अफ्रीका से। अफ्रीका में कौन सा देश? नामीबिया से लाए गए रिसेंटली। अभी बातचीत और चल रही है और हमको चाहिए करके। और वो कहां पे लाए गए? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी ने इसके पहले इस पे सवाल पूछा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो बेटा, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो बर्ड सेंसस हुआ, इसमें जो 43 प्रकार के बर्ड स्पीसीज पाए गए, इसमें से 10 प्रजाति थे जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आते, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए। द सर्वे प्रायोरिटाइज 10 स्पीसीज दैट आर ईदर ग्लोबली थ्रेटेंड और एंडेमिक टू द ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन। देखो फ्लड प्लेन क्या होता है ना, आप सब लोगों ने अभी, जैसा आपका जिनका एनवायरमेंट नहीं हुआ है उनको नहीं पता रहेगा, आप सब लोगों ने कुंभ मेला देखा ना? अभी नहीं गए होंगे तो एटलीस्ट आप टीवी पे तो देखा। तो कुंभ मेले में हमको क्या देखा? नदी बहती है, नदी के अगल बगल में जो पंडाल में लोग रह रहे थे वो क्या था? वो भी उसको बोलते हैं नदी का फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं? नदी का फ्लड प्लेन, मतलब जिसको मराठी में बायोवेट बोलते हैं। आप नदी के किनारे जाओगे तो क्या रहता है? एक रेती रहती है, वो जो रेती का इलाका रहता है ना, उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन। तो कोई भी नदी के किनारे जब आप जाते हो तो वो आपको वहां पे रेती नजर आती है, तो वो उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन का एरिया। मतलब जब भी नदी को बाढ़ आती है तो नदी का वो पूरा पात्र भर जाता है और बहने लगता है, तो इसीलिए उसको क्या? फ्लड प्लेन बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पे ये जो 43 प्रकार के अलग अलग बर्ड स्पीसीज मिले, इसमें से कितने बर्ड स्पीसीज खतरे में? 10। ठीक है, उसमें से कुछ तो ग्लोबली थ्रेटेंड है, मतलब दुनिया में उनकी पॉपुलेशन कम है, और कुछ क्या है? एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? कि ऐसी पक्षी की प्रजाति जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलती है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है, उसके अलावा दुनिया में कहां पे भी नहीं मिलेंगी। मतलब ऐसी प्रजाति कि जो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे ही पाई जाती है, उसके अलावा दूसरे जगह पे आपको प्रजाति नहीं मिलेगी, ऐसी प्रजाति को क्या बोला जाता है? एंडेमिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है? एंडेमिक का मतलब क्या? कि जैसा मैं बोलता हूं कि कोई प्रजाति विदर्भ की एंडेमिक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में कहां पे मिलेंगे? विदर्भ रीजन में मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहां पे भी नहीं मिलेंगी। तो इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहला वाला देखो, एक तो स्पीसीज बंगाल फ्लोरिकन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड, इतने भी अगर ध्यान में रहे तो भी अच्छी है। जैसा बंगाल फ्लोरिकन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद कौन सा एंडेंजर्ड है? ये तो कौन सा? एक फिंच वीवर और स्वैम ग्रास पैबलर। अब सर क्या ये, अब तो ये 10 प्रजाति आपने यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये तो बर्ड की होगी? ऐसे तो बहुत सारे होंगे भारत में, तो क्या सब रटना है क्या हमको? तो बेटा रटना नहीं है, आपको इमेज देखनी है। इमेज देख के आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उतने एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। अगेन इसको कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, बट द बेटर वे टू रिमेंबर दिस ऑल द नेम्स ऑफ स्पीसीज इज कि भाई उसकी इमेज देखो। इमेज हमारे दिमाग में क्या होती है? लंबे समय तक रहती है, और इमेज अगर आपने देख लिया और नाम पता कर गया तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन से तीन, एक तो बंगाल फ्लोरिकन, दूसरा है पहला है बंगाल फ्लोरिकन, दूसरा है फिंच वीवर, तीसरा है स्वैम ग्रास बैबलर। इसमें का बंगाल फ्लोरिकन की कैटेगरी क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरे में। इसकी प्रजाति मतलब हार्डली इसकी पॉपुलेशन आपको 150-200 मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिंच वीवर, ये क्या है? एंडेंजर्ड। और स्वैम ग्रास बैबलर, ये क्या है? एंडेंजर्ड। तो यहाँ पे देखो, अब these are the images of these three birds। ठीक है, these are the images of these three birds। ये पहला जो इमेज है, ये इमेज है बंगाल फ्लोरिकन का। किसका है? बंगाल फ्लोरिकन का। ये दूसरा जो इमेज है, ये है फिंच वीवर का। किसका है? फिंच वीवर। ठीक है, और ये तीसरा जो इमेज है, ये है ग्रास बैबलर। ठीक है, स्वैम ग्रास बैबलर, इसका इमेज है। तो ये इमेजेस आपको एक बार देख लेना और समझ लेना कि भाई ये क्या है? बंगाल फ्लोरिकन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये एंडेंजर्ड, और ये बैबलर एंडेंजर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों बता रहा हूं, मजा आ रहा है मेरे को? नहीं, ये एग्जाम में
पूछा जाता है। देखो अगेन आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो कम एफर्ट्स में अच्छे मार्क मिलेंगे। बट अगर आप पूरे गांव भर का नॉलेज लोगे और वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है तो वो क्या रहेगा, इररिलेवेंट रहेगा। तो अगेन समझा इतना। सो ये 3 प्रजातियों के नाम ध्यान में रखना, ठीक है। डॉक्टर घोष called grassland birds an indicator of good health of an ecosystem, likening them to indicators such as BMI for human health। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, जो डॉक्टर घोष उस काजीरंगा नेशनल पार्क की जो इंचार्ज है उन्होंने बोला है कि ग्रासलैंड बर्ड्स क्या है, एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड हेल्थ। किसकी गुड हेल्थ, पर्यावरण, इकोसिस्टम। और कौन सी इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हालत अच्छी है कि नहीं है ये अगर देखना है तो हम लोग किसको देख सकते हैं, ग्रासलैंड बर्ड्स को देखना आवश्यक होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक मिनट गाइस। हाँ, सो क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला है कि ग्रासलैंड बर्ड्स अगर की संख्या ज्यादा है, अच्छी है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ अ गुड हेल्थ। किसकी गुड हेल्थ, पर्यावरण की। समझ में आ रहा है, मतलब ये इन्होंने लाइकनिंग देम टू इंडिकेटर सच एज बीएमआई फॉर ह्यूमन हेल्थ। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बराबर है। अगर बॉडी मास इंडेक्स हमारा अच्छा रहता है मतलब हमारी हालत क्या है, अच्छी है। तो उसी प्रकार अगर पर्यावरण मतलब ग्रासलैंड की अगर हालत अच्छी है कि नहीं ये हमको देखना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि ग्रासलैंड में बर्ड्स कितने हैं, ज्यादा बढ़ रहेंगे, इसका मतलब क्या है, एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ, कि उस पर्यावरण की हालत क्या है, अच्छी है। मतलब ऐसी प्रजातियों को बोला बेटा बोला जाता है इंडिकेटर स्पीसीज। लिख के रखो, क्या बोला जाता है, इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब जो प्रजाति अगर उस जगह पे मिलती है तो हमको क्या करती है, कुछ तो भी इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो पक्षी की प्रजातियां होती है, बर्ड्स की स्पीसीज होती है, वो अगर बर्ड्स की स्पीसीज ज्यादा है तो हमको क्या इंडिकेट कर रही है कि द एनवायरमेंट इज गुड एंड हेल्दी। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों को क्या, कौन सी प्रजातियां कहा जाता है, इंडिकेटर स्पीसीज। समझ में आ रहा है, द प्रेजेंस ऑफ दीज बर्ड टेल्स अस दैट द हैबिटेट इज हेल्दी, शी सेड। ठीक है, मतलब हैबिटेट मतलब क्या होता है, अब हैबिटेट इज अ टर्मिनोलॉजी इन एनवायरमेंट। जिस प्रकार हमारा घर होता है उसी प्रकार जो प्रजाति होती है, अलग अलग प्रकार की जो स्पेसीज होती है, हर स्पेसीज का उनका घर होता है। तो उस स्पेसीज जहां पे उसका घर होता है, जहां पे वो पाई जाती है, उसको उसका क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसा टाइगर है, टाइगर का हैबिटेट क्या है, जंगल है, तो हैबिटेट मतलब क्या, उसका घर हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ज्यादातर आज के टाइम पे ये अलग अलग प्राणियों की प्रजातियां, प्लांट्स की प्रजातियां खतरे में आ रही है, मतलब उनकी संख्या कम हो रही है। तो सम कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब अब हैबिटेट मैंने क्या बताया बेटा, हैबिटेट मतलब प्राणियों का घर, स्पीसीज का घर। तो उनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, जंगल डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो अगर जंगल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मतलब क्या, प्राणी की प्रजातियां क्या होंगी, कम होंगी। समझ में आ रहा है, जंगल कम होती जा रहा है ना। आजकल हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि भाई टाइगर गांव में आ गया, टाइगर घरों में आ गया, लेपर्ड्स आजकल, पहले के जमाने में नहीं होता था, पहले के जमाने तो लेपर्ड जंगल में रहते थे, आजकल लेपर्ड्स भी कहां पे आ रहे, घर के अंदर आ रहे, कुत्ते को मार रहे। क्यों हो रहा है ऐसा, कि जंगल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, श्रिंक होते जा रहा है। और जंगल श्रिंक होगा तो उसके अंदर जो प्रजाति है वो कहां पे आएंगी, मानवीय बस्ती में आने वाली है। और इसके कारण क्या हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और इस पर यूपीएससी ने मेंस में एग्जाम में सवाल पूछा है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, लिख लो, इसके एग्जांपल सर्च कर लेना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। जैसा नागपुर में भी दिखता है, नागपुर में कहां पे दिखता है, आपको गोरेवाड़ा का एरिया पता है, गोरेवाड़ा जू है, उसके बाजू में जो कॉलोनीज है ना, वहां पे इंटरमिटेंटली लेपर्ड आता है, बिबटे बोलते हैं मराठी में। लेपर्ड क्या होता है, वो जंगल से आता है और कॉलोनी में घुसता है, कॉलोनी में घुस के उसका, लेपर्ड का सबसे अच्छा शिकार क्या होता है ना, पता है क्या होता है, लेपर्ड को क्या पसंद है, लेपर्ड को पसंद है कुत्ते। ठीक है, तो कुत्ते उसका डिलीशियस मील होता है, और कुत्ते इजी प्रे होते हैं क्योंकि उनकी पावर एज कम्पेयर टू लेपर्ड बहुत कम होती है। तो सीधा आते हैं, कुत्ते को पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं और खा जाते हैं। और उनको दिख रहा है कि भाई जंगल में इतनी मशक्कत करो, इधर उधर भागो, उससे अच्छा क्या ये इजी प्रे तो मिल रहा है ना, तो भाई वहां पे चले जाओ। और जंगल का साइज कम हो रहा है तो वहां पे शिकार भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो इसके कारण क्या बढ़ते जा रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। देखो बेटा एक इमेज यहाँ पे मैंने लगाई आपकी स्क्रीन पे, किसकी इमेज है बता सकते हो? स्पैरो। कौन सा स्पैरो है? चिमनी बोलते हैं मराठी में, ठीक है, या फिर इसको हाउस स्पैरो, कॉमनली इसका जो नाम है इंडिया में दैट इज हाउस स्पैरो बोला जाता है। अब पहले के जमाने में, पहले के जमाना मतलब 10-15 साल पहले ये बहुत दिखते थे, बट अभी क्या हो रहा है, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। सिटी के अंदर तो दिखते नहीं है और आउटस्कर्ट्स में आपको कहाँ पे नजर आएंगे, बट संख्या बहुत कम हो रही है। अब ये जो हाउस स्पैरो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इंडिकेटर स्पीसीज। क्या बोला जाता है इसको भी? इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब ये अगर आपको दिखे तो समझ लेना कि जहां पे आप हो उस जगह का पर्यावरण शुद्ध है, उस जगह की हवा शुद्ध है और वहां का जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो ऐसी प्रजाति को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब उनके दिखने से हमको एक इंडिकेशन मिलता है। क्या इंडिकेशन मिलता है? कि उस जगह पे एक तो पर्यावरण सॉरी पोल्यूशन क्या है, कम है, और जहां पे पोल्यूशन ज्यादा रहता है ये सर्वाइव कर ही नहीं सकती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया सर्वे के बारे में। अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये ग्रासलैंड्स महत्वपूर्ण क्यों है। तो ग्रासलैंड ये क्या है? एक प्रकार की इकोसिस्टम है, मतलब पर्यावरण में एक प्रकार का एक इकोसिस्टम ये रहती है। जिस प्रकार का जंगल होता है, डेजर्ट होता है, उसी प्रकार का ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हमारे पर्यावरण में एग्जिस्ट करती है। ग्रासलैंड को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल। मतलब ये जंगल और डेजर्ट इसके बीच आती है। इसके बीच आती है जंगल और डेजर्ट। जंगल में बारिश बहुत होती है और डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है। इन दोनों का जो बीच का रहता है कि जिसमें बारिश एकदम मॉडरेट रहेंगी और टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा, वहां पे कौन सी इकोसिस्टम आती है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम आती है। इसलिए इसको ट्रांजिशनल बोला जाता है। ट्रांजिशन मतलब किसके बीच में? जंगल और डेजर्ट्स के बीच में। ग्रासलैंड इज होम टू द ग्रेट पोएसिया फैमिली। पोएसिया मतलब ग्रास फैमिली। सो कितने अलग अलग प्रकार की ग्रासेस हैं? ग्रासेस की कितनी स्पीशीज है पूरे नेचर में? तो कम से कम 10,000 से 12,000 प्रजातियां इसकी पाई जाती है बेटा, ग्रासेस की पाई जाती है पूरे दुनिया में। ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ और स्पीशीज कवर वास्ट स्वैथ्स ऑफ लैंड मास थ्रूआउट द वर्ल्ड एंड सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल लाइफ। मतलब ये ग्रासलैंड में अलग अलग प्रकार के प्राणी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और ये पूरे दुनिया में पाई जाती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पता है ना? अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट। ऑनलाइन में किसी को डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में बताओ। अंटार्कटिका पता है? अंटार्कटिका नीचे आता है। अंटार्कटिका में आपको द फुल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद आइस। सो इन सच काइंड ऑफ एन कंडीशन देयर इज नो सॉइल। सॉइल भी होगी तो बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में ग्रासलैंड इकोसिस्टम सिर्फ आपको अंटार्कटिका छोड़ो तो दुनिया में हर जगह मिलेगी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। दे थ्राइव इन प्लेसेस वेयर द रेनफॉल इज लो। देखो क्या चाहिए बेटा? जहां पे बारिश कम होती है वहां पे आपको कौन सी इकोसिस्टम मिलेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिलेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस मिलेंगे टिपिकली। और वहां पे रेनफॉल कितनी होती है? 600 से 1500 मिलीमीटर एनुअली। साल भर में कितनी बारिश होती है? 600 से 1500 मिलीमीटर की बारिश होती है। दे आर इवन मोर यूजफुल देन फॉरेस्ट सच एज फॉर स्टोरिंग वाटर एंड कार्बन रिसाइकलिंग केमिकल एंड कंट्रोलिंग द क्लाइमेट। देखो क्या पर्यावरण में इनका महत्व क्या है ग्रासलैंड का? तो सबसे पहला महत्व है ये क्या करते हैं? बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। कहां पे स्टोर करते हैं? जमीन के अंदर में। पहला हो गया। और इंपॉर्टेंट है बेटा वाटर रिसाइकलिंग। हम लोग बोलते हैं ना वाटर को रिसाइकल करो, रिड्यूस करो और वाटर का वेस्टेज रिड्यूस करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना भी आवश्यक है। भाई जो बारिश का पानी आता है जमीन के अंदर जाना चाहिए, तभी जाके हमारे कुएं को पानी लगेगा, तभी जाके हमारे बोरवेल को पानी लगेगा। तो ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है क्या करती है? पानी स्टोर करने में मदद करती है। एंड कार्बन, कार्बन मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है बेटा, तो ये ग्रासेस क्या है? ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? पर्यावरण से एब्सॉर्ब करते हैं। तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको बोला जाता है कार्बन एब्सॉर्ब करना। उसके बाद रिसाइकलिंग केमिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका पर्यावरण में। मतलब ये क्या? पर्यावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं। सो कौन से केमिकल्स हैं? सो जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं, कैडमियम, अपना मर्क्यूरी वगैरह आपने नाम सुना होगा, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत घातक होते हैं। तो आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह, और ये नेचुरली पाए जाते हैं पानी में। तो जनरली ये ग्रासलैंड्स क्या करते हैं? पानी में से ये जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, हमको कैंसर प्रोवाइड कर हो सकता है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है। एंड कंट्रोलिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट में भी जो बदलाव हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में भी क्या करते हैं?
मददगार साबित होते हैं। मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका महत्व बहुत ज्यादा है। और पूरे दुनिया में ओवरऑल 19% ऑफ अर्थ लैंड मास इज कवर्ड विद ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कितना? जितनी जमीन है उसमें से 19% जो जमीन में कौन सी इकोसिस्टम पाई जाती है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाई जाती है। एंड वाइटली फीडिंग अस एंड आवर लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक इस पे जीवित रहता है। जैसा गाय भैंसे होती है, क्या खाती है? ग्रास खाती है। Besides the wild herbivore that roam in the plains, even the ferocious carnivores must be grateful to grassland because grasses feed their prey species. कार्निवोर मतलब जो मांसाहारी प्राणी होता है। शेर को भी क्या चाहिए बेटा? शेर को भी खाना चाहिए। तो शेर का खाना कौन? डियर। डियर क्या खाता है? घास खाता है। तो ग्रासलैंड रहेगा तो डियर को खाना मिलेगा। डियर को खाना मिलेगा मतलब डियर हट्टा कट्टा होगा। डियर हट्टा कट्टा होगा मतलब शेर को खाना भी अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये बोलते हैं, इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन किस पे निर्भर करती है? ग्रासलैंड में भी बहुत बड़ी फूड चेन वहां पे है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अलग अलग प्राणियों के जीवित होने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रासलैंड का होना आवश्यक है। अब भारत में जो ग्रासलैंड है वो कहां कहां पे पाई जाती है, उसको क्या क्या बोला जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। बिकॉज 2016-17 में यूपीएससी और एमपीएससी में दोनों भी एग्जाम में एक सवाल पूछा था। एक साइड में नाम दिए गए थे कि दुनिया में अलग अलग ग्रासलैंड को क्या क्या बोला जाता है और कौन से देश में पाए जाते हैं। आप दो मैच द पेयर्स आपको सवाल पूछा गया था। तो ऐसे कंडीशन में भारत में भी अलग अलग जगह पे क्या बोला जाता है ग्रासलैंड को पता होना चाहिए। इन इंडिया ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द लैंड मास इज कवर्ड इन अ ग्रासलैंड। क्वार्टर मतलब कितना? 25% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज कवर्ड विद अ ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड कहां पे होता है बेटा? जहां पे बारिश कम होती है। जहां पे बारिश कम होगी वहां पे आपको कौन सी इकोसिस्टम मिलेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको मिलेंगे। दिस इंक्लूड्स द अल्पाइन मीडोज ऑफ द हिमालयस। ये अल्पाइन मीडोज मतलब हिमालयस का जो हाइट होता है, एकदम हाईएस्ट लेवल पे जो होता है ना, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो वहां पे आपको कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा? अल्पाइन मीडोज। ये नाम कैसे है बाद में बताऊंगा। उसके बाद फुट हिल्स, हिमालय का जो फुट हिल आता है उस पे जो ग्रासलैंड मिलता है उसको क्या बोला जाता है? चॉर्स। क्या बोला जाता है? चॉर्स। उसके बाद जो अपना फ्लड प्लेन का इलाका है, गंगा नदी वगैरह का, जहां पे गंगा नदी जब पहाड़ों से नीचे उतर के प्लेन्स में आती है उस इलाके को कहा जाता है तेराई। क्या कहा जाता है? तेराई। द फेमस तेराई ग्रासलैंड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब नदी पहाड़ से निकल के नीचे आती है तो वो जो रीजन जहां से नीचे उतरती है उसको बोला जाता है तेराई रीजन। दलदलीय प्रदेश होता है। कैसा प्रदेश होता है? दलदलीय प्रदेश। दलदलीय मतलब मार्शी लैंडस्केप होता है। कैसा लैंडस्केप होता है? मार्शी लैंडस्केप। दलदल पता है ना, एक बार फंस गए, हाथ फंस गया, पैर फंस गया तो इंसान को खींच लेती है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब मणिपुर स्पेसिफिकली जो इलाका आता है, इस इलाके में एक फुमड़ी नाम का एक ये मिलता है। द फुमड़ीज और द क्विवरिंग वेट ग्रासलैंड ऑफ मणिपुर वेयर द डियर डांसेस। एक डियर यहाँ पे मिलता है जो कहां पे? मणिपुर राज्य में लोकटक नाम का लेक है। मणिपुर राज्य में कौन सा लेक है? लोकटक। लिखो और इसके बारे में सर्च करना। कौन से राज्य में ये लेक है? मणिपुर राज्य में। सो बेटा मणिपुर में लोकटक लेक नाम का एक लेक आता है। वहां पे एक यूनिक फीचर उस तालाब में पाया जाता है। वहां पे क्या होता है ना, जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये ऐसे सर्कल करते हैं। मतलब पानी के अंदर ऐसे गोल गोल प्रकार के ग्रासलैंड तैयार होते हैं और इन ग्रासलैंड को बोला जाता है फुमड़ीज। क्या बोला जाता है? फुमड़ीज। और इस ग्रासलैंड पे ना एक डियर रहता है। उस डियर की जो प्रजाति है उसको नाम है सांगाई डियर। कौन सा डियर है? सांगाई डियर। और इस सांगाई डियर को बोला जाता है डांसिंग डियर। इसी सांगाई डियर को क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या है, अब ये फुमडीज है, मतलब ये ग्रासलैंड अलग अलग और बीच में पानी है, आजू बाजू पानी है, तो इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो क्या करना पड़ेगा? छलांग मारनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई उनको क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर भी बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा सवानास, वेस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया में जो ग्रासेस पाई जाती है उसको बोला जाता है सवाना ग्रासलैंड। और साउथ इंडिया में उसको शोलास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोलास। मतलब क्या है? These are the different names given to the grassland in different regions of India. Is it clear to everyone? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है। भारत में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उसके अलग अलग जगह पे। फुमडीज पे ध्यान रखो, इस पे यूपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा है और ये सांगाई डियर पे भी सवाल ऑलरेडी पूछा है। सांगाई डियर को ही क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर बोला जाता है। ठीक है। और ये कौन से लेक में मिलता है? लोकटक लेक। लोकटक लेक कहां पे आता है? मणिपुर में आता है।
ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये देखो बेटा, दिस इज द इमेज ऑफ फुमडीज, ये जो सर्कल सर्कल है ना, है तो यहाँ पे ग्रासलैंड जो है, ये ग्रासलैंड कहाँ पे पाई जाती है? पानी में पाई जाती है, मतलब इसीलिए इसको वेट ग्रासलैंड बोलते हैं। कौन सी ग्रासलैंड बोलते हैं? वेट ग्रासलैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे घर भी रहते लोगों के, यहाँ पे देखो घर भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो डियर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको छलांग मारनी पड़ती है, तो इसीलिए उसको नाम क्या पड़ा है? डांसिंग डियर, और उसका नाम क्या है? सांगाई डियर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये ग्रासलैंड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि पूरे भारत में कितने इलाके में ग्रासलैंड है? 24 से 25%, मतलब क्वार्टर ऑफ इंडिया लैंड इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। ठीक है, अब इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड बताया, वाटर कैचमेंट मतलब पानी स्टोर करने में मदद करता है। दूसरा बायोडायवर्सिटी, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के एनिमल की प्रजातियां ग्रासलैंड में निर्भर करती है। और तीसरा कार्बन सिंक्स, मतलब पर्यावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब करने में भी इनका क्या है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? खतरे में क्यों है? तो यहाँ पे देखना, थ्रेट्स टू ग्रासलैंड लिखे गए। थ्रेट्स टू ग्रासलैंड में क्या है कि भाई एक तो भारत के अंदर, इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, इंडिया में ग्रासलैंड को प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी कानून के अंतर्गत ग्रासलैंड को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। तो मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति जाके वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके कारण भारत में क्या हो रहा है, ये जो ग्रासलैंड्स है ये दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले समय में ग्रासलैंड की संख्या बहुत कम हो जाएंगी, और अगर कम होती है तो उसका पर्यावरण पे निगेटिव इंपैक्ट होगा। जो अलग अलग एनिमल की प्रजातियां जो ग्रासलैंड पे निर्भर करती है उन पर भी क्या होगा? निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक बार घर पे जाना और ये देख लेना। ठीक है, अब देखो ये हो गया इंडिया के ग्रासलैंड के बारे में। अब आते हैं वर्ल्ड ग्रासलैंड। देखो ग्रासलैंड का महत्व हर जगह पे सेम ही रहेगा, बट ग्रासलैंड को अलग अलग देशों में, अलग अलग इलाकों में क्या बोला जाता है दुनिया में, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया उस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। ठीक है, डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड इन द वर्ल्ड टू रेफर टू ग्रासलैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इट इज नोन एज सवाना इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या बोला जाता है? सवाना। ठीक है, दूसरा Cerrado in South America, then prairies in North America, steppes in Central Asia and meadows in United Kingdom. बराबर है? ठीक है, what makes them special is their ability to survive and keep growing no matter how much they are munched or nibbled by animals. It supports all kind of wildlife. मतलब बारिश कम रहने दो, ज्यादा रहने दो, और जो प्रजातियां है आप उसने कितनी भी ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय किया तो ही वो क्या होते हैं? फिर से वहां पे उस जगह पे आ जाते हैं। तो ये उसकी खासियत है, इसको डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी अपने आप क्या हो सकता है? ग्रो हो सकता है। आप ही देखो ना, जहां पे ग्रासलैंड सिर्फ ग्रासेस है वहां पे आप वो इलाकों को, मतलब ग्रासलैंड को पूरा खत्म कर दो, फिर से क्या होगा? उसी जगह पे आपको जब मानसून आ जाता है तो हरे भरे ग्रासेस दिखने लगते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस है इनमें। द वन हॉर्न इंडियन राइनोसोर एंड वाइल्ड वाटर बफेलो लिव इन द वेट ग्रासलैंड ऑफ काजीरंगा एंड मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन से दो प्रजातियां? वन हॉर्न इंडियन राइनोसोर जो अभी मैंने बताया काजीरंगा में पाया जाता है, और काजीरंगा से के पास से नदी गुजरती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। बराबर। और दूसरा मानस वाइल्ड लाइफ पार्क। द स्वैम्प डियर live in the Terai, Manipur's rare dancing deer और संगाई thrive on the floating foodies और लोकटक लेक, जो अभी मैंने बताया। इसलिए मतलब अलग अलग प्रजातियां, ये बताने का पर्पस क्या है कि अलग अलग प्रजातियां जो है ग्रासलैंड में क्या करती है? सर्वाइव करती है, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए बेटा अगर इनको बचाना है तो किनको बचाना आवश्यक है? ग्रासलैंड को बचाना आवश्यक है। जब उनका घर बचेगा तब वो बचेंगे, अगर उनका घर ही नहीं बचेगा, हैबिटेट ही नहीं बचेगा, तो उनकी संख्या क्या होते जाएंगी? खत्म होते जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? देखो मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो स्टेपीज कहां पे, ग्रासलैंड को स्टेपीज कहां पे बोला जाता है? रशिया और यूक्रेन का जो इलाका है और सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, ये रशिया है, यहाँ पे सेंट्रल एशिया आता है, यहाँ पे यूक्रेन आता है। ये इलाके में ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है? स्टेपीज बोला जाता है। नीचे आओ, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सवाना बोला जाता है, नीचे आते तो डाउन्स बोला जाता है। अफ्रीका में आते तो अफ्रीकन सवाना बोला जाता है। इंडिया में भी सवाना अभी जो प्रकार देखे वो पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका जो है इसमें वेनेजुएला में लानोस उसको बोला जाता है ग्रासलैंड को। ब्राजील में कैंपोस बोला जाता है, अर्जेंटीना में पैम्पास बोला जाता है। ठीक है, और अमेरिका में और मेक्सिको में प्रेरीज बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी जगह पे ग्रासलैंड को क्या क्या बोला जा रहा है। थोड़ा डिटेल एलैबोरेशन इस मैप में आपको देख जाएगा। लेक्चर के बाद घर पे जाने के बाद एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके अलावा ये तो एक ग्रासलैंड में काजीरंगा नेशनल पार्क में ग्रासलैंड बर्ड सर्वे किया गया। उसके अलावा यहाँ पे टाइगर सेंसस भी किया गया। कौन सा सेंसस किया गया? टाइगर सेंसस। मतलब टाइगर की संख्या कितनी है
वो जानने के लिए जो सेंसस किया जाता है उसको कौन सा सेंसस बोलते हैं? टाइगर सेंसस। तो उस रिपोर्ट को नाम दिया गया स्टेटस ऑफ टाइगर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, सॉरी काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब ये जो है ऑफिशियली रिलीज्ड समरी रिपोर्ट फॉर 2024, नाम इसका ये है, विद द फाइंडिंग ऑफ फेज 4 टाइगर मॉनिटरिंग इनिशिएटिव अक्रॉस कौन से इलाके में? ईस्टर्न आसाम, नागांव एंड बिस्वंत वाइल्ड लाइफ डिवीजन। दिस वाज डन एट द डायरेक्शन ऑफ एनटीसीए। मतलब कौन सी संस्था ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया? एनटीसीए। एनटीसीए का फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और एनटीसीए क्या करती है? एनटीसीए का मेन काम है टाइगर को प्रोटेक्ट करना और टाइगर का काउंटिंग करना कि कितने टाइगर है। मतलब हर 4 साल में एक बार ये एनटीसीए क्या करती है? टाइगर सेंसस कंडक्ट करती है कि जिसमें भारत में बाघों की संख्या कितनी है, टाइगर की संख्या कितनी है, गिनी जाती है। अगर मैं अभी रिसेंटली आपको आंकड़ा बताऊं तो लगभग भारत में 3500 से लेके 4000 के बीच में टाइगर्स पाए जाते हैं। कितने? 3500 से लेके 4000। बेटा एक समय ऐसा आया था कि टाइगर की संख्या भारत में 1000 या 1200 ही बची थी। ठीक है, कितनी बची थी? 1000-1200। तो वहां से हम लोगों ने कितने बढ़ाए टाइगर? 3500 से 4000। और दुनिया में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा किसी देश में है तो कौन है? भारत। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है किसकी? टाइगर्स की। ठीक है, इसीलिए इंडिया को टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उसमें भी टाइगर की, इंडिया के अंदर टाइगर की कैपिटल कौन सी है? इंडिया के अंदर कौन से शहर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? अबे मध्य प्रदेश नहीं बेटा, मध्य प्रदेश। अब नागपुर को बोला जाता है, नागपुर को बोला जाता है। मोदी जी आए, सब आए, G20 में वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, हर जगह पे G20 के बाजू में टाइगर था। तो टाइगर क्यों था? बिकॉज हमको क्या बोला जाता है? टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इंडिया, नागपुर इज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? द सर्वे डॉक्यूमेंटेड कितने टाइगर मिले बेटा इस काजीरंगा टाइगर रिजर्व में? 148 टाइगर्स हैव बीन फाउंड इन द काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और ये तीसरे क्रमांक का हाईएस्ट काउंट है किसी नेशनल पार्क में। ठीक है, सो द सर्वे डॉक्यूमेंटेड 148 टाइगर्स इन द रिजर्व अप फ्रॉम 104। उसके पहले 2014 में तो सिर्फ 96 थे। 96 से अभी कितने बढ़े? 148। ठीक है, these findings show that काजीरंगा has the third highest density of tiger in the world। ठीक है, कितना? दुनिया में तीसरे क्रमांक पे आता है कि ऐसा पार्क जिसमें दुनिया में थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर की कहां पे पाई जाती है? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सर पहला और दूसरे पे कौन है पता होना चाहिए। सो पहला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसका नाम है पूरा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और ये कहां पे? उत्तराखंड में। ये बेटा जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया था, ध्यान में रखना। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट जो नाम है ना, एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको नेचर के प्रति लगाव था और उसके प्रोटेक्शन जो उसने पर्यावरण का किया, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और दूसरा है बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में आता है। दूसरा कौन सा है? बंदीपुर टाइगर रिजर्व। सो सबसे पहले क्रमांक पे आता है जिम कॉर्बेट, दूसरे क्रमांक पे आता है बंदीपुर और तीसरे क्रमांक पे आता है काजीरंगा इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। और दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहां पे पाई जाती है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके बाद दूसरे क्रमांक पे बंदीपुर, तीसरे क्रमांक पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में टाइगर सबसे ज्यादा है। कौन सा राज्य है बेटा? एक तो मध्य प्रदेश पहला है, दूसरा कर्नाटक आता है। पहला दूसरा ध्यान में रखना, पहले पे कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। दोनों में टफ चलते रहता है, एक तो कभी कर्नाटक रहेगा कभी मध्य प्रदेश रहेगा। तो ये ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आता है नागार्जुना सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पाया जाता है। कौन सा? नागार्जुना सागर श्रीशैलम। लिखो, अरे देखो मत बेटा, हम पिक्चर नहीं देख रहे तो अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए। सो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है दैट इज नागार्जुना सागर श्रीशैलम।
कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज बोर टाइगर रिजर्व, वर्धा, महाराष्ट्र। नागपुर से कुछ तो भी 40-45 किलोमीटर की दूरी पे बोर टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे पाया जाता है। ये ध्यान में रखना। अब देखो बेटा, ये टाइगर सेंसस जो होता है ना, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है? एनीबॉडी? ये टाइगर सेंसस जो होता है ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, कुछ आइडिया आपको? तो बेटा ये देखो, ये जो इमेज मैंने लगाई है, इस इमेज में क्या है? ये पेड़ है बड़ा सा, और ये पेड़ को क्या लगा है? एक डिवाइस लगा है। अब ये जो डिवाइस है, अगर आप थोड़ा डिटेल में देखोगे केयरफुली, तो यहाँ पे है कैमरा, यहाँ पे है फ्लैश लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस मेथड को बोला जाता है कैमरा ट्रैप। क्या बोला जाता है? कैमरा ट्रैप। तो बेसिकली ना, कभी आप जंगल में सफारी करने के लिए जाते हो बाय चांस, तो कभी भी सफारी करने के लिए जाते हो तो आपके साथ में गाइड रहता है। तो उस गाइड को पूछना कि सर भैया बोले कैमरा ट्रैप कहाँ पे लगा है, तो वो दिखाता है अपने को। क्योंकि आपके जो ये रहता है ना, जो पाथ रहता है आपका, जिप्सी जिस रोड से ट्रैवल होती है, उस रोड पे भी कभी कभी एक दो कैमरा दिख जाते हैं। तो ऐसे अगर आपको कैमरा जंगल सफारी में दिखे तो समझ लेना वो क्या है? कैमरा ट्रैप है। और ये कैमरा ट्रैप का पर्पस क्या होता है? टाइगर सेंसस में काम आता है। कि टाइगर की जनगणना करनी है, पॉपुलेशन कितनी है वो जानना है, तो भाई उनके फोटो, ये कैमरा ट्रैप क्या करता है ना, उनकी फोटो क्लिक करता है। और इनमें सेंसर अटैच होते हैं। कोई भी टाइगर, कोई टाइगर हो या फिर कोई भी स्पीशीज रहने दो, जब भी इसके सामने आता है ये फ्लैशलाइट ये कर लेता है और फोटो खींच लेता है। और वो फोटो के आधार से फिर अनुमान लगाया जाता है कि भाई कितने टाइगर है। अब आप बोलोगे कि सर एक ही टाइगर 10-10 बार आ सकता है। हाँ होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? एक तो कैमरा ट्रैप, और दूसरा क्या है ना, दूसरी मेथड जो होती है, कैमरा ट्रैप से फोटो मिल गया, फोटो जो मिलता है उस फोटो में आपको पता होगा कि टाइगर्स के ऊपर स्ट्राइप्स रहते हैं, पट्टे रहते हैं, ठीक है। ये जो टाइगर के ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, अलग अलग टाइगर के ऊपर अलग अलग स्ट्राइप्स का ये होता है मैकेनिज्म, मतलब उनका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। और ये कैमरा ट्रैप के साथ वो स्ट्राइप देखे जाते हैं और उसके आधार से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा टाइगर डिफरेंट है, कौन सा अलग है, और उसके उस प्रकार से काउंटिंग की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस प्रकार से टाइगर सेंसस कंडक्ट होता है। समझ में आया? ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी क्या यूज किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये काजीरंगा में मतलब क्या है कि 148 टाइगर्स आर देयर, और ये दुनिया में तीसरे क्रमांक का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन काजीरंगा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। बट इसके बावजूद भी काजीरंगा में क्या है? टाइगर खतरे में है। क्यों? तो डिस्पाइट दिस सक्सेस, काजीरंगा टाइगर पॉपुलेशन फेसेस पर्सिस्टेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। देखो दो, एक तो क्या है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और दूसरा है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जंगल खत्म होना, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन मतलब जंगल के टुकड़े होना। क्या हो रहा है? अब ये बड़ा सा जंगल था, ये बड़े से जंगल में हमने बना दिया रोड। ये बड़े से जंगल से हमने क्या बना दिया? रोड। अब रोड बना दिया तो क्या होगा? ये रोड के अगल बगल में पेट्रोल पंप आएंगे, सॉरी पेट्रोल पंप आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे। मतलब क्या होगा? ये रोड क्या करेगा? लिटरली ये बड़े से जंगल को डिवाइड कर देगा। एक ये जंगल 1 और दूसरा ये जंगल 2। अब यहाँ का भाग जो पहले इधर जाता था वो इधर नहीं जा सकता, और इधर का भाग इधर नहीं आ सकता। मतलब क्या हुआ? हैबिटेट फ्रैगमेंट हुआ। तो उसके कारण क्या हो गया? जो जो टाइगर पहले पूरे इलाके में घूमता था, अभी वो सिर्फ उस इलाके के लिए सीमित हो गया। और टाइगर की अगर संख्या बढ़ती है तो आपको सबको पता है बेटा, टाइगर के इलाके होते हैं। टाइगर के क्या होते हैं? इलाके होते हैं, एरिया होता है। टाइगर मार्क करके रखता है, और कोई भी दूसरा टाइगर अगर उसके टेरिटरी में आता है, फाइट होती है। और फाइट होती है तो एक ना एक टाइगर तो मर ही जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंडीशन में एक तो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसके कारण क्या हो रहा है? काजीरंगा में भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और टाइगर की संख्या पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट गिर सकता है। तीसरा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी मैंने बताया कि जंगल जब कम हो रहे हैं तो बेटा ये टाइगर वगैरह जो इनकी संख्या बढ़ रही है, तो ये कहाँ पे आते हैं? मानवी बस्ती में आएंगे। और इनके लिए इजी प्रे क्या होता है? गाय भैंसे इजीली प्रे इनको मिल जाता है, क्योंकि गाय भैंसे वैसे भी उनकी पावर बहुत कम होती है और वो भागते नहीं है, उनकी ज्यादा स्पीड नहीं होती है। तो टाइगर उनको देखते हैं और उनके लिए इजी प्रे मिल जाता है, इजी खाना मिल जाता है।
क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं तो जंगल के अंदर के जो शिकार है उनके वो भी कम हो रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में इनको खाना चाहिए, और इजी का खाना कहाँ पे मिल रहा है, मानवी बस्ती में, तो वहां पे आ जाते हैं, कभी मवेशियों को खा लेते हैं, गाय भैंसों को, तो कभी आदमियों को पे अटैक करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसके कारण क्या बढ़ रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अराउंड द टाइगर रिजर्व। बराबर। उदाहरण के तौर पे ताड़ोबा, ताड़ोबा नेशनल पार्क पता है, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या ताड़ोबा में, बट वो खतरे में क्यों है, बिकॉज साइज बहुत कम है और टाइगर बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी क्या कर रही है सरकार, सरकार ताड़ोबा से टाइगर को निकाल के वेस्टर्न महाराष्ट्र भेज रही है, दूसरे टाइगर रिजर्व भेज रही है, भारत के अलग अलग इलाकों में भेज रही है, ताकि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। और एक क्या है, प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, क्यों साफ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, और उसके कारण टाइगर रिजर्व पे उसका खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले समय में जंगल श्रिंक होते जाएगा, जंगल का साइज कम होते जाएगा, और फिर टाइगर को दूसरी ऑप्शन नहीं रहेगा, और वो कहाँ पे आएंगे, मानवीय बस्तियों में घूमते रहेंगे। जैसे आपने पाकिस्तान की वीडियो देखे होंगे, पाकिस्तान में टाइगर लायन घर पे रख सकते हैं, अभी तक कुछ कानून नहीं था, तो उसके बहुत वीडियोस मिलते हैं आपको। एक रिसेंटली वीडियो था कि भाई वो टाइगर सॉरी जो लायन था, पालतू लायन था, पालतू शेर ने पिंजरे से बाहर आ गया और किसी महिला पे अटैक कर दिया। तो ऐसे वहां पे चलता है, इंडिया में नहीं चलता, बिकॉज इंडिया में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉज है, उसके तहत हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद एक एनटीसी का जिक्र किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो क्या है वो, एक बार देख लो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक कानून के अंतर्गत बनी है। कोई भी संस्था जो कानूनन तरीके से बनाई जाती है उस बॉडी को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो एनटीसी इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनिमल प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब ये एनटीसीए भी कौन से कानून के अंतर्गत बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई गई है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर्स एंड फंक्शन असाइन्ड टू इट अंडर द सेड एक्ट। अब ये एनटीसी का काम क्या है, एनटीसीए कंडक्ट्स द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन टू ट्रैक द बिग कैट नंबर्स यूजुअली इन साइकिल ऑफ 4 साल में, 4 साल के इंटरवल पे क्या करते हैं, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, मतलब टाइगर सेंसस अनाउंस करते हैं, और उसमें टाइगर्स की जनगणना की जाती है कि इनकी आबादी कितनी है, क्या है, पूरा ये लोग काउंट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन सी अथॉरिटी है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अलावा आपको जब भी टाइगर की बात आती है, टाइगर को बचाने की बात आती है, तो एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने 1973 में लॉन्च किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था, 1973 में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पस ही क्या था, कि टाइगर की स्पीसीज को क्या करना है, बचाना है। ठीक है, द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कौन सी योजना है बेटा ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम launched by the central government on April 1st, 1973 in a bid to promote conservation of the tiger. The program came at a time when India's tiger population was rapidly dwindling. उस जमाने में शायद से 1200-1300 टाइगर बचे थे। एक जमाना ऐसा था बेटा जब राजे महाराजों का इरा था, 1 लाख से ज्यादा टाइगर की संख्या थी भारत में, पूरे भारत भर में 1 लाख से ज्यादा। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि राजे महाराजे लोग क्या करते थे, शिकार का कल्चर था, तो ये जब भी शिकार के लिए जाते थे तो शिकार में बहुत अनगिनत टाइगर्स मारे गए। तो ऐसे कंडीशन में ये मरते मरते इतनी संख्या कम हुई, तो 1973 में अल्टीमेटली भारत सरकार को कदम उठाना पड़ा और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना पड़ा। और उस समय फिर सीरियसली लिया गया कि भाई टाइगर का रहना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जंगलों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा, और टाइगर गया तो जंगल गया। क्यों, कैसे, बाद में देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर मान लो टाइगर गायब हो जाता है, टाइगर खत्म हो जाते हैं, तो क्या होगा बेटा, जंगल के अंदर जो डियर है, हाँ, जो हर्बीवोर एनिमल्स है, उनकी संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो पूरा जंगल को खा देगी। और अगर उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उनके पॉपुलेशन पे तो कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए ना, मतलब उनको उनका कोई तो भी प्रेडेटर चाहिए। तो प्रेडेटर कौन है, टाइगर है। तो टाइगर का काम क्या है, जंगल की इकोसिस्टम को बचा के रखना। हाँ, इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में टाइगर को भी वेजिटेरियन बनाया जा रहा है, गलत है ना। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि बजरंग दल वालों ने क्या किया, एक जू में, श्रावण का महीना चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो एक जू में टाइगर को नॉनवेज क्यों दिया, इसलिए उस जू वाले को ही मार दिया, मतलब उसको थोड़ा ही। अब ऐसी अगर चीजें करोगे तो कैसा होगा। तो टाइगर बेटा ये इनहेरेंटली
नेचुरली क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, उसको वेज देना मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी को अगर सरवाइव करना है तो नॉन वेज इज मस्ट। तो नेचर ने उसके प्रकार से बनाया, और नेचर का सबको पता है, डार्विन का प्रिंसिपल पढ़ा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस को खा के ही जिएंगी। हाँ, हम लोग ज्यादा होशियार बन गए इसलिए हम लोग नॉन वायलेंस वगैरह की बातें करते हैं, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए पूरे नेचर में मैकेनिज्म वैसे बना है, एक दूसरे को खाता है, फूड चेन, फूड वेब, नाम सुना होगा ना, बचपन में पढ़ा है हमने, तो वो सारी चीजें नेचुरल थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसी प्रकार ये है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप देखो, यहाँ पे ना एक शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सीएसएस। अब ये सेंट्रली, सर ये क्या होती है सर, योजनाएं अलग अलग, किसी ने पूछा नहीं। देखो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी योजनाएं लॉन्च करती है तो वो योजनाएं ब्रॉडली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्र सरकार जब भी कोई योजना लॉन्च करती है तो दो हिस्सों में होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेक्टर शब्द आया तो समझ लेना कि वो जो योजना है उसका 100% खर्चा कौन उठा रहा है, केंद्र सरकार उठा रहा है। उसका 100% खर्चा कौन उठा रहा है, केंद्र सरकार पूरा फंडिंग कर रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन भी कौन कर रहा है, मेजर केस में केंद्र सरकार करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई भी योजना को जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है उसका मतलब पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है और इंप्लीमेंट भी कौन कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बाद कोई भी योजना को जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है, जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका मतलब इसका जो खर्चा है वो शेयर किया जाएगा, इसका जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो शेयर किया जाएगा। शेयर मतलब किसके साथ, तो राज्य सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी और कुछ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करेंगी। जैसा ये शेयरिंग पैटर्न रहता है 60-40, मतलब 60% पैसा केंद्र देगा, 40% पैसा वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न रहता है 90-10, मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार देगा और 10% पैसा राज्य को लगाना। या फिर तीसरा पैटर्न भी हो सकता है 50-50, कि आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्चा रिस्पेक्टिव राज्य सरकार है। सो मतलब जब भी किसी योजना को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है तो समझ लेना कि इसमें खर्चा शेयर किया जा रहा है, कुछ पैसा केंद्र दे रही है और कुछ पैसा राज्य लगवा रहा है। दूसरी बात, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ज्यादातर राज्य सरकार करती है। कोई भी योजना को जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, राज्य सरकारें करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये ध्यान रखना। और इसका इम्प्लीमेंटेशन और खर्चा दोनों भी कौन उठा रही है, केंद्र सरकार। मतलब किसी भी योजना को जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाता है इसमें 100% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है और इम्प्लीमेंटेशन भी कौन कर रही है, केंद्र सरकार। किसी भी योजना को जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोला जाता है इसमें फंडिंग मैकेनिज्म शेयर किया जाता है, खर्चा आधा, कुछ खर्चा केंद्र उठाती है, कुछ राज्य, और दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करती है, राज्य सरकार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये प्रोजेक्ट टाइगर को क्या बोला गया है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि सम मनी इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, राज्य सरकार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? कोई भी योजना जब पब्लिश होती है तो देखना कि वो सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बेटा, अब रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ये है, दीज टू क्वेश्चंस आई हैव टेकन हियर। ठीक है, आपको आंसर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो सीधा बता दो, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। बट मैंने ये क्वेश्चंस क्यों बताए, क्यों लाए यहाँ पे, रेलेवेंस बताने के लिए कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर ऑलरेडी पीवाईक्यूज है, ऑलरेडी यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे देख, पहला सवाल, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। सॉल्व करो, इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, नहीं पता है तो ऑनलाइन वाले आंसर दो बेटा, चैट सेक्शन में यू कैन गिव आंसर गाइस। ऋषभ ने भी, धनश्री भी, क्या है बता, कम ऑन फास्ट।
हम्म हम्म आपको क्या लगता है मैडम, क्या आंसर है? देखो भी सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया कि ग्रासलैंड हर कॉन्टिनेंट पे नहीं मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, मतलब सॉरी, ग्रासलैंड हर जगह पे मिलता है, एक्सेप्शन क्या है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में पूरा, अंटार्कटिका इज टोटली कवर्ड विद आइस, सो इन सच काइंड ऑफ एन कंडीशन ग्रासलैंड इज नॉट पॉसिबल देयर। So consider the following statement. First, grasslands are found on every continent. No beta, not on every continent. अंटार्कटिका पे नहीं मिलता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो नॉट करेक्ट पूछा तो पहला नॉट करेक्ट है, मतलब पहला हो गया। सो सी और डी गया, नहीं सी गया, सॉरी सी गया, ठीक है। हाँ, और डी भी गया, क्योंकि पहला नॉट करेक्ट है। तो एक तो आंसर ए रहेगा या फिर बी रहेगा। तो जिन्होंने सी बोला है, तो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक हमारे सी और डी गए। समझ में आ रहा है? एलिमिनेशन टेक्निक क्या बोलती है कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जहां जहां पे पहला स्टेटमेंट हमको रॉन्ग पूछा है, तो पहला जहां पे है वो आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है या फिर बी है। दूसरा पढ़ो, दीज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑक्यूपाई रफली 19% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सभी मैंने बताया, बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गया, मैंने लिख के नहीं दिया था कि पूरे दुनिया में से कितना लैंड मास है, 19%। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सॉरी 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 roughly these places occupy roughly 19% of the हाँ ठीक है। ये उसके बाद ग्रासलैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्री लेस herbaceous plant cover dominated by wide variety of grass species। अब इसमें स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसका जो एरिया है ना, एरिया रफली उससे एग्जैक्टली एरिया जब दिया जाता है तो उतना नहीं होता है, ज्यादा कम हो सकता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो बेसिकली आपको क्या पूछा है, आर नॉट करेक्ट, तो ठीक है। तो इसमें तीसरा देखो, ग्रासलैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीलेस herbaceous plant cover dominated by a wide variety of grass species। तीसरा करेक्ट है, क्यों क्या बोला है, ग्रासलैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रीलेस, मतलब बड़े पेड़ नहीं रहते, रहते हैं बट एक हाथ दो रहेंगे, ठीक है। और कैसे प्लांट रहते हैं, herbaceous plant। herbaceous plant मतलब एनीबॉडी, herbaceous plant मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट्स। हर्ब्स पता है आपको, हर्ब्स, हर्ब्स मतलब आपके घर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोथिंबीर समार बोलते हैं हमारे एरिया में। तो ये कोथिंबीर जो होती है ना, ये क्या है, हर्ब है, ठीक है। अब उसका स्टेम रहता है क्या, नहीं रहता है, उसको वुडी स्टेम नहीं रहता है, ठीक है। स्टेम रहता है हरा, हरे कलर का रहेगा। इवन मेथी वगैरह जो अलग अलग वेजिटेबल्स होती है, सारे काय में आते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स में आते हैं, कि जिनको वुडी स्टेम नहीं होता है। तो अभी मैंने बताया कि ग्रासलैंड में ग्रासेस भी रहते हैं और ऐसे कुछ प्लांट्स की प्रजातियां रहती है कि जिनको वुडी स्टेम नहीं रहता है, ऐसे प्लांट को बोला जाता है हर्बेशियस प्लांट कवर डोमिनेटेड बाय अ वाइड वेरिएटी ऑफ ग्रास स्पीसीज। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। एग्जैक्टली जब ऐसे जब स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ना कि एग्जैक्टली 19% है, 20% है, तो उतना ये मतलब उतना रहेगा, ये कुछ गारंटी नहीं होती। सो दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑक्यूपाई रफली 19% ऑफ द अर्थ सरफेस, तो ये गलत है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका आंसर बी। उसके बाद ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? एक मिनट, ग्रासलैंड नियरली ना 40% के आसपास बोला जाता है कि पूरे अर्थ का जितना सरफेस है ना, उसका 30 to 40% ऐसा एवरेज निकलता है। कितना, 30 to 40% इलाके में ग्रासलैंड पाए जाते हैं।
जनरली शंकर जो किताब है उसमें 20% के आसपास बोला है, बट आप कंसिडर कर सकते हो बिकॉज एवरेज जो निकलता है दैट इज अराउंड 30 to 40%। ठीक है, तो पूरे दुनिया में 30 to 40% इलाके में क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड का एरिया पाया जाता है। तो उसके बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे आंसर क्या बी आना चाहिए। अगर फैक्ट ये है कि सिर्फ 20% है तो उसके आधार पर आंसर ई भी रह सकता है। अब देखो इसमें ना एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन, एग्जैक्ट जो कितना परसेंटेज है वो जनरली जो एवरेज है वो हमको लेना पड़ता है। जैसे एवरेज बोला जा रहा है 30 to 40% का, तो 30 to 40% ऑफ अर्थ लैंड मास इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या होगा अर्लियर क्वेश्चन का, बी 1 एंड। ठीक है, उसके बाद हाँ अब देखो ये सवाल आंसर क्या आपने बताया 1 and 3 विद रेफरेंस टू टाइगर रिजर्व इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे एम टू कंजर्व बोथ द हैबिटेट एंड प्रे बेस ऑफ अ टाइगर। ठीक है, क्या बोला गया है, बराबर है पहला वाला स्टेटमेंट कि हैबिटेट और प्रे बेस दोनों को भी ये करने के लिए कंजर्व करने के लिए किया जाता है। दूसरा सारिस्का इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये गलत है। ठीक है, सारिस्का नहीं है, सारिस्का इज नॉट द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, बंदीपुर है शायद से। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर एम्स फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है। अब देखो इसमें आपको एक शब्द पता नहीं, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जिस जगह पे वो स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाती है उसी जगह पे अगर कंजर्व करना है तो उस कंजर्वेशन को बोला जाता है इन सिटू कंजर्वेशन। मतलब जैसा जंगल टाइगर जंगल में पाया जाता है, तो टाइगर को अगर जंगल में ही बचाना है तो जो कंजर्वेशन होता है उसको इन सिटू बोलते हैं, मतलब एट प्लेस। और दूसरा कंजर्वेशन होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा कंजर्वेशन कौन सा होता है, एक्स सिटू। एक्स सिटू मतलब क्या, वहां से उसको उठा के, टाइगर को उठा के लेबोरेटरी में लाया जा रहा है, जू में लाया जा रहा है और कंजर्व किया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के अगर उसको कंजर्व किया जा रहा है तो उसको जो कंजर्वेशन मेथड है उसको क्या बोला जाता है, एक्स सिटू। सो प्रोजेक्ट टाइगर एम्स फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो देखो पर्पस, अगेन द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट ये इसलिए बताया कि जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या है यूपीएससी में, एमपीएससी की एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ हमको एनालाइज करना है दैट इज अगेन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, सो आप सभी को पता होगा शायद से, एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट दिस न्यूज़ आई होप। क्या न्यूज़ है बेटा कि टीसीएस जो जानी मानी कंपनी है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में, उस टीसीएस ने रिसेंटली अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू ले ऑफ। ले ऑफ करना मतलब लोगों को निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। तो कितने वर्कफोर्स को निकाल रहे हैं, 2% ऑफ देयर टोटल वर्कफोर्स इज बीन एलिमिनेटेड और लेड ऑफ। ठीक है, ऐसा उनका प्लान है। और 2% मतलब कितना, 12,200 जॉब्स क्या करने वाली टीसीएस आने वाले समय में कट करने वाली है, मतलब उन लोगों को घर पे बैठाने वाली है। अब बेटा ये जो न्यूज है ना, अब शायद से आप लोगों को पता होगा कि सर ये आंकड़े वगैरह ध्यान में रखना क्या, तो नो, नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, but this news is in context of employment scenario in India, and to be specific this news talks about employment scenario in IT industry। और आप सभी को पता है कि इंडिया इज द आईटी हब, इंडिया को आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बेटा अगर टीसीएस समान बड़ी कंपनी अगर ले ऑफ करती है तो ये कहां पे ना कहां पे चिंता का विषय बनता है। और इसने ले ऑफ क्यों किया है उसका भी कारण इसने दिया है कि हमको जो आने वाला दौर है उसके लिए हमारी वर्कफोर्स को प्रिपेयर करना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे हमको क्या करना है, उस पर फोकस करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, सो ऐसे कंडीशन में ये समझना बहुत आवश्यक है। व्हाट्स द न्यूज़ को एक बार देखते हैं। फ्रेम्ड एज पुश टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी जनरेशन थ्रू स्किलिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट, द मूव इज इन इफेक्ट अ स्वीपिंग कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक तो भाई कंपनी को पैसा बचाना है। ले ऑफ कब किया जाता है, कंपनी मतलब कब लोगों को निकाला जाता है, तो पैसा बचाने के लिए। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि हमको क्या करना है, हमारी जो वर्कफोर्स है फ्यूचर रेडी जनरेशन के लिए तैयार करना है। और दूसरा हमको जो लोग है उनको स्किलिंग, जो लोग हम लोग रखेंगे उनको स्किलिंग और रीडिप्लॉयमेंट किया जाए। रीडिप्लॉय मतलब रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा अंदर में, कि जहां पे लोगों की जरूरत है वहां पे लोगों को रखा जाएगा, जहां पे लोगों की जरूरत नहीं है और जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इजीली हो सकता है वहां से लोगों को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्या कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो खतरा है अभी दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैं उदाहरण आपको अलग अलग, आपको ही पता है बहुत सारे उदाहरण, कि बेटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि पहले वेबसाइट बनाने में वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिलते थे। ठीक है, वेबसाइट बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि तब वेबसाइट जो था इनिशियली
दैट वेबसाइट हैज टू बी कोडेड, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग वगैरह करना पड़ता था और बहुत कम लोगों को आता था, इसके वेबसाइट बनाने वाले की संख्या बहुत बड़ी थी। बट आज के टाइम में क्या होता है बेटा, ये कोडिंग वगैरह की आप एक सिर्फ कमांड दे दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म को, आपका 1 घंटे में 2 घंटे में या फिर 1 घंटा 2 घंटा तो भी ज्यादा बना रहा हो, बट विद इन फ्यू मिनट्स वो आपका वेबसाइट बनवा के देता है। मतलब आपको क्या है, आपको पहले जो काम पहले लोगों को मिलता था अभी लोगों को नहीं मिल रहा है, वो काम अभी कौन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए चुटकियों में कर दे रहा है। चैट जीपीटी, एवरीबॉडी इज यूजिंग चैट जीपीटी। हम लोग होमवर्क के लिए भी अभी उसने नया प्लेटफॉर्म लाया है, स्टडी एंड लर्न करके। चैट जीपीटी ने एक नया प्लेटफॉर्म लाया है, स्टडी एंड लर्न, कि जिसपे आप जैसे एक मेंटर होता है वैसे आप जाओ वहां पे आप अपना क्वेरी डालो, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। मतलब यहाँ तक आ चुका है। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि आने वाले समय में टीचर्स की संख्या कम हो जाएगी, हो सकती है, ठीक है। हाँ देखो सिंपली बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज राइट नाउ इन अ डेवलपमेंटल स्टेज, ये एकदम मैच्योर नहीं हो चुका है और कभी मुझे लगता है कि इतना मैच्योर कभी होगा भी, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन कनेक्ट होता है, मशीन का कनेक्ट उसको मैच नहीं कर सकता है, बट तभी भी खतरा है ना। तो हमने क्या है, अब उसी प्रकार का खतरा भी किसको आ गया, आईटी इंडस्ट्री को आ चुका है। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए पहले हम लोगों को किसी ह्यूमन रिसोर्स को पकड़ना पड़ता था, अभी एआई काम कर रहा है। सेम आप अभी देखो कंपनी के कॉल सेंटर्स पे, जब आप कंपनी पे जब कस्टमर केयर का आप नंबर लगाते हो तो पहले किसी कोई इंसान जवाब देता था, अभी क्या होता है, एक एआई बॉट होता है, चैट बॉट होता है, वो आपसे बात करता है, हाँ बताओ भाई ये 1 2 3 1 2 3 ये बताओ, फिर वो क्वेरी वो रिकॉर्ड करता है और उसको आधार में प्रोसेसिंग करके हमारा रिजोल्यूशन कर देता है। मतलब जिस काम के लिए पहले इंसान को लगाया जाता था, अभी वही काम कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है, और कम खर्चे में कर रहा है, कम खर्चे में कम पैसे में कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इंडस्ट्रीज को क्या है, इंडस्ट्रीज को जो पहले लोगों को रखना पड़ता था, अभी उन लोगों की कुछ भी आवश्यकता नहीं है और उनको क्या किया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो टीसीएस ने बोला है कि हमको फ्यूचर रेडी जनरेशन के लिए हमारी कंपनी बनानी है और जो लोग अभी हमारे कंपनी है उनको स्किलिंग देना है और री डिप्लॉयमेंट करवाना है। मतलब जहां पे जरूरत है वहां पे हम लोग उनको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। द एक्स विल फॉल hardest on mid and senior level employees, signaling a tough new chapter in the industry. X मतलब पूरा किस पे, मतलब किसको निकाला जाएगा, तो मिड एंड सीनियर लेवल जो ये है एम्प्लॉय है उनको निकाला जाएगा। The TCS decision is expected to create uncertainty in Indian IT industry. Very important. देखो बेटा अभी तक जो भी हम लोग खबरें पढ़ते थे ना कि भाई इस फलाना कंपनी ने ले ऑफ किया है, इसको निकाला, इतने लोगों को निकाला, वो सारी कंपनियां छोटी थी, बट टीसीएस ये भारत का क्या है, आईटी इंडस्ट्री में का सबसे बड़ा कंपनी है बेटा। टीसीएस का जितना टर्नओवर है ना, उतना टर्नओवर अकेले उससे मतलब उतना टर्नओवर पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो उसका स्केल कितना बड़ा है। और पूरे भारत में जितने भी आईटी जॉब जनरेट होते हैं, ये इकलौती कंपनी कम से कम 6,14,000 जॉब जनरेट करती है। कितने? 6,14,000 जॉब पूरे भारत के आईटी इंडस्ट्री में से कौन जनरेट कर रही है, सिर्फ टीसीएस। कुल मिला के कुछ तो भी 15 लाख के आसपास जॉब जनरेट होते हैं आईटी सेक्टर में, 15 लाख में से 6,14,000 इकलौती कौन कर रही है, टीसीएस कर रही है। और इतनी बड़ी कंपनी अगर ले ऑफ कर रही है तो ये बता रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इन इंडियन आईटी सेक्टर और हमको रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, हमको प्रिपेयर वैसे होना पड़ेगा। और अगर टीसीएस ने किया है तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो, ये कंपनियां भी क्या कर सकती है, इसको देख के ले ऑफ कर सकती है। सो टीसीएस डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अनसर्टेनिटी इन इंडियन आईटी इंडस्ट्री, विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंटिसिपेटिंग दैट अदर मेजर फर्म्स may follow the suit. This may create educated unemployment in our country. This may create educated unemployment in the country. शिक्षित बेरोजगार, बराबर है। और हो रहा है ना आजकल, देखो जॉब इंडस्ट्री में मार्केट में जब आप निकलते हो, बच्चा जब निकलता है इंजीनियरिंग करके, उसको जॉब इजीली अवेलेबल नहीं है, और उसको जॉब भी अगर मिलाना है तो उसके पास में एडवांस लेवल के स्किल जब रहते हैं तब उसको जॉब मिल रहा है। मतलब स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है। इफ यू वांट टू गेट एम्प्लॉयड देन यू हैव टू अडॉप्ट सम स्किल्स which are industry specific and which are required from the point of view of the demand of that industry. अगर वो स्किल आपके पास है तो ही आपको हायर किया जा रहा है, नहीं तो आपको हायर नहीं किया जा रहा है। मतलब समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। सो द मोर सिग्नल्स ऑफ पोटेंशियल शिफ्ट इन वर्कफोर्स स्ट्रेटजीज, स्पेशली एज कंपनीज इंक्रीजिंगली टर्न टू ऑटोमेशन एंड कॉस्ट ऑप्टिमिज्म। ठीक है, किस पे टर्न हो रहे हैं कंपनीज? ऑटोमेशन एंड कॉस्ट ऑप्टिमिज्म। व्हाट इज ऑटोमेशन? ये चैटबॉट हायर करना, कि भाई अपने आप जो कंपनी जो ऐसे सॉफ्टवेयर ले रहे हैं कि भाई जो अपने आप काम कर देंगे, उसके लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता नहीं रखनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। और दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑप्टिमिज्म। कॉस्ट ऑप्टिमिज्म मतलब पैसे बचाना,
तो जो लोगों के लिए, जो काम के लिए अगर लोगों की आवश्यकता रहती है तो ही ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया जाएगा, नहीं तो फिर क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में आईटी सेक्टर हो या फिर कोई दूसरा सेक्टर हो, हमको एक मैकेनिज्म कॉमन मिलेगा हर इंडस्ट्री में, दैट इज हायर एंड फायर मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? हायर एंड फायर। जरूरत लगेंगे तो हायर किया जाएगा, जरूरत नहीं लगेंगी तो फायर किया जाएगा, बेस्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, सो मतलब क्या, एक प्रकार से अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है ना, कि ठीक है भाई, सबको पता है, हमको भी पता था, ठीक है, 15 साल पहले इंडिया में भी एक शुरुआत हो चुकी थी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, एआई आने वाला है, एआई में डिस्टर्ब, एआई ह्यूमन को भी रिप्लेस कर सकता है, ऐसी बातें हो रही थी। कब से? 20 साल से हो रही। ठीक है, बट जो स्पीड था वो स्लो था, बट अभी वो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमने 20 साल पहले भाप लेना चाहिए था, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भाप लेना चाहिए था, सरकार ने भी भाप लेना चाहिए था कि भाई आने वाले समय में हमको अगर लोगों को रोजगार के लायक तैयार करना है, बच्चों को रोजगार के लायक तैयार करना है, तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो स्किल की आवश्यकता है वो देना आवश्यक है। किया क्या सरकार ने? कुछ नहीं किया। आज भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप 50 साल पुरानी अगर टेक्नोलॉजी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो बच्चा क्या अभी का जो डिमांड है उसको एड्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की डिमांड, इन दोनों का मैचिंग होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है? एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, इन दोनों में जो ब्रिज होना चाहिए वो है ही नहीं। तो उसके कारण क्या होता है, जब बच्चा इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है, बच्चा ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, तो उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास जो स्किल्स रहती है उसकी वैल्यू मार्केट में जीरो है। तो ऐसे कंडीशन में फिर उसको बाहर से कोर्स लगाने पड़ते हैं, कोर्स करने पड़ते हैं, तब जाके एक दो साल जब वो कोर्स करता है तब जाके उसको जॉब मिलता है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हमारे कॉलेजेस में जो करिकुलम है, जो पढ़ाया जाता है, उसका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या डिमांड है उसके साथ होना चाहिए, ताकि बच्चे का ग्रेजुएशन होते हुए ही उसको क्या मिले, जॉब मिले। और आज के टाइम में बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। अगर रहेंगी तो वो सरवाइव करेगा, अगर उसके रिलेटेड स्किल्स अगर वो एक्वायर करेगा तो वो सरवाइव करेगा। बट अगर आप यही सोच रहे हो कि नहीं मेरा जॉब सेफ है और मैं 10-20 साल के लिए स्टेबल हूं, दैट इज past, that is the past। ठीक है, समझ में आ रहा है? So everybody who is in different field, they have to adopt with the IT, they have to adopt with the AI, और उनको AI के रिलेटेड स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके वो सरवाइव करेंगे। तो सेम सिचुएशन इज हैपनिंग इन आवर IT इंडस्ट्री। तो उसमें ही कुछ है, द इंडियन IT sector, in India has been a major source of employment, especially in recent years। तो कितना अभी बताया, as per the report, the big 5 IT कंपनी, जो 5 कंपनीज है वो कुल कौन सी, TCS, Info, विप्रो, HCL एंड टेक महिंद्रा। ये जो 5 कंपनीज है कुल मिला के कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है भारत में? 15.34 लाख बाय दिसंबर 2024। मतलब 2024 तक कितने एम्प्लॉयमेंट दे रही है कंपनियां? 15.5 लाख, बराबर है। सो एम्प्लॉयमेंट वेंट अप फ्रॉम 11.5 lakh in March 2020 to 15.35 lakh by December 2024 as demand for IT services and digitization surged post pandemic। मतलब कोरोना के बाद डिमांड बढ़ी तो कंपनियों ने हायरिंग भी बहुत कर लिया। कितना हायरिंग किया? तो 2020 में सिर्फ 11.5 लाख, तो ये वहां से अभी कितने 15.5 लाख के करीबन हायर जो जॉब है वो कौन दे रही है? ये भारत की 5 टॉप IT कंपनीज दे रही है। ठीक है, टू पुट दिस एम्प्लॉयमेंट फिगर इन पर्सपेक्टिव, द इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयड मोर देन 12.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज एज ऑफ 2023-24। ठीक है, इंडियन रेलवे कितने लोगों को एम्प्लॉय किया 2023-24 में? 12.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार की इंडस्ट्री देती है, जिसका नाम है भारतीय रेलवे। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट ये एम्प्लॉयर इन द इंडियन सेक्टर, गवर्नमेंट हो प्राइवेट, तो कौन है बेटा? इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। ठीक है, और ये 5 कंपनियां मिला के कितनी दे रही है? 15.5 लाख, मतलब 15.34 लाख जॉब्स वर जनरेटेड बाय दीज 5 कंपनीज इन 2024। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि भारत में बहुत ज्यादा लोग आईटी सेक्टर पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये ले ऑफ होता है तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री ने खुद को एक ट्रांसफॉर्म करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्रेट इवॉल्व्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, ये दो सबसे बड़े थ्रेट है फिलहाल। तो ये चैलेंजेस क्या है? तो पहला देखो द एडवेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म।
which are reshaping the operating environment in unprecedented ways. Yes, हो रहा है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प का जो पहला इरा था, पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बना था, दैट वाज अ काम इरा। तब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे, उसने बोला था कि नहीं भाई, भाई भाई है, ये है वो है सब। बट जैसे ही अभी वो दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, आप सभी को पता है, उठ पटांग हरकतें करना उसकी आदत है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अभी few days back he imposed 25% tariff on India. कितना टैरिफ? 25% टैरिफ he has imposed on India. मतलब ये टैरिफ क्या होता है? सुना क्या शब्द है ऑनलाइन में? टैरिफ क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ मतलब बेटा एक प्रकार का टैक्स। टैरिफ मतलब क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स होता है सर? तो आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। तो जैसे भारत के अंदर ट्रेड होता है, उसी प्रकार हम लोग देशों के बीच में भी व्यापार चलता है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, इसमें कुछ चीजें हमको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और कुछ चीजें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, बराबर है। इंपोर्ट मतलब आयात करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, बराबर है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो भारत देश अमेरिका को क्या करता है? निर्यात करता है, मतलब उसको बेचता है। अब जो भी चीजें भारत सरकार या फिर भारत से अमेरिका में जाती है और वहां पे आती है, तो उस पर अभी ट्रंप ने क्या ऐलान किया है कि अभी हम लोग क्या करेंगे? 25% का टैक्स लगवाएंगे। अब ये 25% का टैक्स जो होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो अमेरिका में पहले 100 रुपए में मिलती थी, जो भारतीय ओरिजिन की थी, मतलब भारत से वहां पे जाके 100 रुपए में बेची जाती थी, वही चीज अभी वहां पे लोगों को कितने में मिलेगी? 125 रुपए में खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या किया? 25% टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया। तो टैक्स लगाया मतलब 100 रुपए में 25% कितना होता है? 25 रुपया। तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा वहां पे? 125 रुपया। सो जो चीज पहले 100 रुपए में मिल रही थी अमेरिका में, अभी वही चीज जो भारत में बनी हुई, अभी वही चीज जो भारत में बनी हुई वहां पे कितने में मिल रही है? 125 रुपए में मिल रही है। मतलब 25% का प्राइस राइज हुआ है। क्या होगा बेटा? कस्टमर है, अमेरिका के भी कस्टमर है, तो अमेरिका का कस्टमर देखेगा कि भाई भारत के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते हैं कि महंगे। अगर वो सस्ते हैं तो ऑफ कोर्स है वो वहां के प्रोडक्ट खरीदेगा, लोकल प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर दूसरे देश के प्रोडक्ट खरीदेगा कि जिसका दाम 125 रुपए से कम। समझ में आ रहा है? मतलब ये टैरिफ का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो कम हो जाएगा, उतनी हमारी कमाई कम हो जाएगी। नुकसान किसका है? भारत का है। अब ये किसने किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने कर दिया, और वो बोल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ एग्रीमेंट करो। कारण अलग अलग है, बट अभी इतना समझ लो। अब कारण क्या है कि भारत जैसे अमेरिका, हम लोग चीजें कुछ अमेरिका को बेचते हैं, उसी प्रकार अमेरिका की में बनी हुई चीजें भारत में क्या की जाती है? बेची जाती है। तो भारत सरकार उस पे ये जो टैक्स है ना, ये बहुत ज्यादा लगवाता है। भारत सरकार जो अमेरिकन प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं उस पर टैक्स कितना? बहुत ज्यादा लगाता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को टेस्ला पता है ना? टेस्ला पता है क्या? हाँ, इलॉन मस्क की कंपनी है। इसके कार अभी रिसेंटली मुंबई में लॉन्च हुए। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह किया। ये टेस्ला की जो बेसिक मॉडल है गाड़ी का, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। उसका भारत में कॉस्टिंग लगभग जाता है 60 लाख के आसपास। कितना जाता है? 60 लाख। बेसिक मॉडल का कॉस्ट 60 लाख जाता है। इसका एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस कुछ तो भी 32 लाख के आसपास है। कितना है? 32 लाख। और ऊपर का जो 28 लग रहा है ना, वो टैक्स है बेटा। कितना है? लगभग 100% के आसपास टैक्स है। तो ट्रम्प का वही बोलना है कि बेटा आप जब हमारे देश में बेचते हो तो हम कुछ नहीं लगाए, बट जब हमारा प्रोडक्ट आपके देश में आता है तो आप तो दुगना, मतलब क्या 100%, मतलब बहुत ज्यादा हो, इतना टैक्स लगा रहे हो, तो ये गलत है। ये कहां पे ना कहां पे क्या होना चाहिए? रुकना चाहिए। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है। तो उसने साफ तौर से बोला, एक तो टैक्स भारत सरकार ने कम किया उसके बाद, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं कम किया। अगेन हमारा पर्पस क्या है कि हमने मान लो अमेरिकन प्रोडक्ट पे टैक्स 0 कर दिया, तो क्या होगा बेटा? सारे अमेरिका के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनका प्राइस बहुत कम रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है ना, तो हमको भी क्या करना है? उन पर टैक्स लगाना है, आवश्यक है। इसी को बोला जा रहा है टैक्स। समझ में आ रहा है? तो ट्रम्प भाऊ बोल रहा है कि भाई अभी तक बहुत हुआ, हम इंडिया वालों आपने बहुत हमको किसी भी प्रकार का हमने कुछ टैक्स नहीं लगाया, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग टैक्स लगाएंगे। और कितना? सीधा 25% लगा दिया। और उसके अलावा उसने और एक वार्निंग दी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? रशिया से तेल खरीद रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं। कौन सा तेल, खाने का नहीं, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल है ना वो। कितना खरीद रहे हैं, तो लगभग 35 to 40% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज फ्रॉम रशिया। आपको पता होगा जो तेल वगैरह होता है ना, पेट्रोल डीजल, ये कहां से मिलता है, क्रूड ऑयल से मिलता है, कच्चा तेल। और ये क्रूड ऑयल भारत में नहीं है, बहुत कम है। भारत में सिर्फ जितना मिलता है हमको 20% डिमांड हमारी फुलफिल होती है, बट 80% क्रूड ऑयल हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बराबर है। तो बेटा अगर मान लो 80% क्रूड ऑयल हमको बाहर से इंपोर्ट करना है, तो इंडिया क्या ऑप्शन देखेगा कि कौन सा देश उसको सस्ते में तेल दे रहा है। तो ये रशिया वाले हमारे सामने आए और बोले देखो भाई हम लोग डिस्काउंट प्राइस पे आपको क्या देते हैं, तेल देते हैं, हमसे खरीदो। तो इसके कारण हमने बाकी देशों से तेल खरीदना कम किया और रशिया से तेल खरीदना बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाया, 35 से 40% तेल हम सिर्फ रशिया से ले। और रशिया पे अमेरिका ने क्या लगाए, आर्थिक निर्बंध लगाए। आर्थिक निर्बंध को बोला जाता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। आर्थिक निर्बंधों को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस। मतलब कोई भी देश, इकोनॉमिक सैंक्शंस लिखो, नहीं पता है लिखो, इसको बोला जाता है हिंदी और मराठी में आर्थिक निर्बंध। Yes, Rushabh, it's correct. Tax on import from other nation, very good. ठीक है, हाँ। तो किसने किस पे लगाया है इकोनॉमिक सैंक्शंस, अमेरिका ने रशिया पे। क्यों लगाया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सबको पता है। बेसिक बेसिक चीज है, किसका युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का। और रशिया पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई तू युद्ध रोक, क्योंकि रशिया बड़ा देश है, तो युद्ध रोक भाई। अगर तू नहीं रोकेगा तो दुनिया की आर्थिक महासत्ता कौन है, इकोनॉमिक सुपर पावर अमेरिका है। सारे जितने भी दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज का वगैरह उगम है कहाँ पे हुआ है, अमेरिका में हुआ है। दुनिया में मेजर जो सब बड़ी टेक्निकल कंपनीज है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, उसका भी ओरिजिन कहाँ से, अमेरिका में। सो ऐसे कंडीशन में अमेरिका ने क्या किया, रशिया पे आर्थिक निर्बंध लगवा दी कि कोई भी देश अगर रशिया के साथ में आर्थिक व्यवहार करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और उसके माध्यम से अगर रशिया पैसे कमा रहा है, तो ऐसे ही देशों पे अमेरिका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, टैक्स लगवा रहा है, टैरिफ लगवा रहा है। और अभी इंडिया को वार्निंग मिली है कि भाई ठीक है, हमने बताने के बावजूद भी आपने क्या किया, रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, और रशिया से आप क्या कर रहे हो, तेल आयात कर रहे हो, ये गलत है। इसके कारण क्या, रशिया को पैसा मिल रहा है, और रशिया वही पैसा कहां पे लगवा रहा है, यूक्रेन में वॉर में लगवा रहा है। और उसका बोलना है कि भाई कोई भी देश जो भी रशिया के साथ व्यवहार करेगा उस पर भी हम लोग टैक्स लगवाएंगे, टैरिफ लगवाएंगे। और कोई भी कंपनी जो रशिया के साथ ट्रेड करती है उस पर भी क्या लगवाया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाया जाता है। ये इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझा दे रहा हूं। जैसा गूगल कंपनी का हेड ऑफिस कहां पे, अमेरिका में। तो गूगल कंपनी अमेरिका की हो गई। जब भी रशिया पे इकोनॉमिक, किसी भी देश पे अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाता है, आर्थिक निर्बंध लगवाता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो अमेरिका के साथ ट्रेड करना चाहती है, अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहती है, या फिर जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में लोकेटेड है, वो कंपनी उस देश के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं कर सकती, और अगर करती है तो उस पर बैन लगवाया जाता है। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो सारे कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी जो डरते हैं बेटा, वो पहले ही अमेरिका ने लगवाया बैन, पीछे हट जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं। तो ट्रम्प ने बोला ये 25% तो लगेगा, इसके अलावा अगर रशिया से अगर आप तेल खरीदते हो तो एडिशनल हम लोग क्या करेंगे, टैरिफ लगवाएंगे। मतलब है अभी एक प्रकार की क्या दी है, ट्रम्प ने हमको चुनौती दी है, चैलेंज किया है। अब वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, तो ऐसे कंडीशन में हमको किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, हमारा डिसीजन होना चाहिए। तो ट्रम्प ने डिक्टेट नहीं करना चाहिए हम, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन साफ है कि भाई आप हमको बताने वाले कोई नहीं है, ये हमारा डिसीजन है कि किससे खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। सिंपल सी बात है, मार्केट में हम लोग है, वी आर कस्टमर। तो कस्टमर को हम लोग यही देखेंगे ना कि कौन सस्ते में दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सस्ते में हमको एक तो रशिया दे रहा है और दूसरा हमारा ईरान दे रहा है। तो ये दोनों भी देश का डिफॉल्टर है, दोनों भी देश डिफॉल्टर है। क्यों डिफॉल्टर है, एक तो रशिया यूक्रेन में है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, और ईरान का तो पता है अभी ईरान इजराइल वॉर हुआ था, और उस पे ईरान पे ऑलरेडी न्यूक्लियर सैंक्शंस लगवाए हैं, सॉरी ईरान पे ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगवाए। क्यों, तो आरोप किया जा रहा है बहुत सालों से, 15-20 सालों से, 20 साल से चल रहा है कि ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब। कितने सालों से बनवा रहा है, 20-25 साल, 25 नहीं पे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और तब से यही आर्गुमेंट दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि अभी हम लोग अटैक कर रहे हैं, तो क्यों, 1 महीने में ईरान अमेरिका क्या बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। अभी तक बनाया क्या,
नहीं पता है। कब से चल रहा है? 20 साल से चल रहा है। और यही आर्गुमेंट देके इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। तो ईरान से भी हम लोग तेल खरीदते थे, पहले ज्यादा खरीदते थे, अभी सिर्फ कुछ तो भी 8 to 9% तेल हम लोग कहाँ से खरीद रहे हैं? ईरान से। बट ईरान पे भी क्या लगा है? इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो हमारे ट्रम्प भाव ने सीधा बोल दिया है ये ईरान और रशिया के साथ जो भी आपका ट्रेड है पूरा बंद करो, ठीक है? और अगर बंद नहीं करोगे तो और क्या होगा? आप पे टैरिफ लगवाया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए भी जो भी डिसीजन है वो मैं बताऊंगा, इकोनॉमी में बताऊंगा आपको उसके अलग अलग क्या रिपरकशंस है क्या नहीं। बट सबसे बड़ा उसका निगेटिव इम्पैक्ट किस पे होने वाला है? एआई का और डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उसके कारण आईटी इंडस्ट्री खतरे में है। क्योंकि ज्यादातर जो जॉब्स होते थे ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो कंपनियां हैं जो अमेरिका में है, ये कंपनियां इंडिया समान कंट्री से हायरिंग करती थी, इंडिया समान कंट्री से इंजीनियर को उठाती थी। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ के इंजीनियर सस्ते में मिलते थे, यहाँ के इंजीनियर को पेमेंट कम देना पड़ता है, और दूसरी बात यहाँ के इंजीनियर टैलेंटेड रहते हैं, दिमाग रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑब्वियस बात है टेक कंपनी से उसको क्या चाहिए? उसको कम सस्ते में लेबर मिलेगा, और दूसरा क्या मिल रहा है उसको? भाई ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी साफ तौर से बोला इन कंपनियों को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कि आपको अगर हायरिंग करना है तो आपको अभी अमेरिका में ही हायरिंग करनी पड़ेगी, और अमेरिकन लोगों को ही जॉब देने पड़ेंगे, ना कि भारतीयों को और चाइनीज लोगों को। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो जॉब पहले फॉरेन में थे अभी वो जॉब भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और दूसरा खतरा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The rapid adoption of AI and automation across the world has dramatically altered the business milieu, and not just in the IT sector which has been affected but others as well. समझ में आ रहा है? सो मतलब आईटी सेक्टर ही नहीं पर बाकी के भी जो इंडस्ट्रीज है वो भी रैपिडली क्या हो रहा है? इम्पैक्ट हो रहा है उन पे भी, ठीक है? Alongside the economic uncertainty unleashed due to Trump's policies had impacted firms' investment and spending decisions. Very important. अब ट्रम्प क्या बोल रहा है? अगेन ट्रम्प ही सारी चीजें ट्रम्प से निर्भर होती है। ट्रम्प ने ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आईटी इंडस्ट्री, जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जैसा बोल सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये तो आईटी में काम करते हैं, इनको साफ तौर से बोला है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको नई कंपनी की बिल्डिंग बनानी है, तो भी आपको कहाँ पे करना है? अमेरिका में करना पड़ेगा, फॉरेन में नहीं कर सकते। तो उसको दे हैव इंपैक्टेड फर्म्स इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग डिसीजन। दीज हैव रेज्ड क्वेश्चंस ओवर द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर। मतलब एक तो इंडियन आईटी सेक्टर को अडॉप्ट करना है तो इन सारी चीजों को विचार करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? बट सबसे बड़ा इशू क्या है बेटा? सबसे बड़ा इशू है हमारे आईटी सेक्टर में रिसर्च फंडिंग का। कि हमारे यहाँ पे क्या होता है? रिसर्च के नाम पे क्या किया जाता है? रिसर्च के नाम पे धूल में आंखों में धूल फेंकी जाती है। और कंपनीज भी, सरकार तो पीछे है ही, उसमें कंपनीज का भी नंबर आता है। यहाँ पे देखो आंकड़ा, इंडियाज आईटी फर्म डू नॉट अलोकेट लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर सॉरी सॉरी गाइस, ठीक है? सो क्या बोला गया? देखो, इंडियाज आईटी फर्म do not allocate large sums of money for research and development. For instance, the consolidated R&D innovation expenditure of TCS was 2,630 crore rupees only in 2024-25, around 1% of its, कितना? 1%। हाँ, और टीसीएस क्या है बेटा? भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कितना रिसर्च पे पैसा लगा रहे हैं लोग? 1%। टर्नओवर जितना है उसका सिर्फ 1%। तो ये खर्चा है भाई। अमेरिकन कंपनीज, आप उदाहरण लो ये टेस्ला का। टेस्ला मतलब इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने टेस्ला से जो पैसा कमाया उसने दूसरी कंपनी बनाई, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स क्या है? दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में काम करती है, ठीक है? ये जो हमारा ये जो अभी गए थे कौन, एक्सियो 4 मिशन गए थे, और जिसमें भारतीय नागरिक जो थे, शुभांशु मिश्रा, शुक्ला के मिश्रा थे, वो जो स्पेस में गए थे एक्सियो 4 मिशन में, वो जो स्पेस क्राफ्ट था ना, वो किसका था? स्पेसएक्स का। बेटा ये बंदे ने, ये इलॉन मस्क ने जितनी कमाई इसने दूसरे वेंचर से की, पूरा पूरा पैसा इसने रिसर्च में लगा, तब जाके उसकी कंपनी दुनिया में अभी स्पेसएक्स नाम से जानी जाती है और टॉप की कंपनी, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में भाई वो कंपनीज, फॉरेन की कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं, तब जाके वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर रहे हैं। और किसी भी देश को अगर महासत्ता होना है, किसी भी देश को अगर सुपर पावर होना है, तो सुपर पावर की पहली निशानी क्या होती है? कि उस देश के पास में
दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और ये रेस फिलहाल दो देशों में होती है, एक अमेरिका, दूसरा चाइना। बेटा अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, उसके पीछे चाइना ने क्या बनाया, डीप सीक बनवाया। देखिए दो ये दो एआई प्लेटफॉर्म जो है सबसे पावरफुल, मतलब कांटे की टक्कर किसके बीच में चल रही है, अमेरिका और चाइना। इंडिया का क्या है, इंडिया को सिर्फ इतना पता है कैसे इस्तेमाल करना, रील कैसे बनाना, क्या वैसे बनाना, हम उस पर एक्सपर्ट बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 1%, लेस देन 1% खर्चा कर रही है, तो भाई क्या कौन सी तैयारी कर रहे हो आप एआई के लिए, कुछ भी तैयारी नहीं ना। तो आपको आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके बेसिस पे आप पैसा कमा सकते हो। ये तो किसका हो गया, टीसीएस का हो गया। दूसरा इन्फोसिस का तो खर्चा कितना है, 850 करोड़, दैट इज 0.62% ऑफ इट्स रेवेन्यू, ओनली 0.62%। अगर ऐसे ही खर्चा इतना कम खर्चा अगर आरएनडी पे चलेगा, तो ये दिखा रहा है कि और आईटी इंडस्ट्री are not ready or not prepared to invest that much amount of money in R&D related to the AI। ये करना पड़ेगा इनको, अगर नहीं करते तो ये सबसे बड़ा एक खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और हमारे सारे कॉर्पोरेट सेक्टर का यही मानना है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाएं और पैसे बचा के रखना और उसको इन्वेस्ट करना, बट आरएनडी में बहुत कम खर्चा हम लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी डिपार्टमेंट में आता है, किसी कंपनी में, तो दैट इज आरएनडी। इसीलिए तो होता है ना बेटा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको बताओगे, जो दवाइयां जब निकाली जाती है ना, और कोई अगर मान लो यूनिक अगर ऐसा डिसीज है, उस पर मान लो HIV एड्स है, अभी तक HIV एड्स पे कोई भी ऐसा फुल प्रूफ दवाई नहीं आई, बट जो कंपनी काम कर रही है, कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए उसमें डाले प्रोजेक्ट में, चल रहा है प्रोजेक्ट अभी। जब वो दवाई बन जाएगी ना, तो वही कंपनी वो एक मेडिसिन, एक टैबलेट भी वो 1000 या 2000 रुपए में बेच सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि जो प्राइस में रखेगा उसकी पूरे सालों की मेहनत का पैसा उसको निकालना पड़ेगा, तभी जाके प्राइस डिसाइड होती है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अब बिगेस्ट क्वेश्चन क्या है इंडियन आईटी सेक्टर के सामने? तो बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर इज, तो पहले तो भाई ये एआई के साथ में अडॉप्ट करना। The question is, if over the coming years AI and automation make large swaths of IT job redundant and the wage arbitrage with other economies reduce, then where does India's competitive advantage lie? देखो बेटा, अभी तक क्या था, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वेज आर्बिट्रेज। क्या होता है वेज आर्बिट्रेज, किसी को पता है? वेज आर्बिट्रेज मतलब एडवांटेज, मतलब हमारे देश में जो वेजेस हम लोग हमारे आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर देश कम है। मतलब हमारे यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल मिलता है। कैसा लेबर मिलता है? चीप लेबर, और वो भी कैसा लेबर? टेक्निकल लेबर। सो आईटी सेक्टर में काम करने के लिए जो इंजीनियर्स है वो कम सैलरी में भी हमारे यहाँ पे काम कर लेते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं। दैट इज नोन एज वेज आर्बिट्रेज एज कंपेयर टू अदर देश। वहां पे जो लेबर है वो भी महंगा, और प्रॉब्लम क्या है? पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो ज्यादातर कंपनियां कहाँ पे आती है? भारत में इसीलिए आती है, भारत, चीन, पाकिस्तान, इनमें इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लेबर मिलता है आईटी सेक्टर में काम करने के लिए वो कैसा है? सस्ता है। अगर ट्रंप ने मान लो ऐसी पॉलिसीज ला ली कि भाई अभी कंपनीज को बोल दिया कि आप इंडिया से हायर नहीं कर सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़ गया, तो क्या होगा बेटा कि हमारा जो अभी तक एडवांटेज था आईटी सेक्टर में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड व्हाट, तो हमको इसके ऊपर सोचना है कि भाई कैसे हम लोग हमारा जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो रख सकते हैं, मतलब सस्ते में लेबर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात हमको ये भी देखना है कि किस प्रकार हमारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किलिंग मैकेनिज्म पे काम करती है, आवश्यक है। What will be the impact of these changes on the labor market in India? Very important बेटा। लेबर मार्केट मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट की बात है। और आज आपको सभी को पता है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो इज वेरी वरीसम। ठीक है, जॉब्स आर नॉट getting created in corporate sector, so that's why major people are coming in the government sector. Is it clear to everyone? So that is the reason. देखो अब ये जो सारी चीजें है ना, इस पे हमको थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, और जब सोच विचार करेंगे तब जाके हमको थोड़ा एक ऑप्शन मिल सकता है। बट अगेन देखो, एक आप बोल सकते हो कि सर इसका जो जिम्मेदार क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी हो सकती है। बट बेटा टेक्नोलॉजी अगर जिम्मेदार है तो सालों साल टेक्नोलॉजी तो बदल ही रही है। एक जमाना 1980 1990 तक लोग पूरे काम हमारे पेन पेपर पे चलते थे, बट फिर राजीव गांधी ने इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन लाया, कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया। और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पे भी क्या बोला गया कि भाई कंप्यूटर के कारण जॉब जा रहे हैं, बराबर। मतलब जब जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तब तक ब्लेम किस पे किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी पे। बट जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जैसे जॉब जाते हैं वैसे ही प्रोपोर्शनेट पे जॉब बढ़ते भी निकलते भी है। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गोना वाइप आउट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, बट साइमल्टेनियसली वो जॉब क्रिएट भी करेगा। बट किसको जॉब मिलेंगे? जिसके पास
एआई की स्किल्स रहेंगे उसको जॉब मिले। मतलब आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो आपको अडॉप्ट करना इज आवश्यक, आपको स्किलिंग प्रोवाइड करना आवश्यक, ताकि उस टेक्नोलॉजी के आधार पे क्या क्रिएट किया जा सके, जॉब क्रिएट किए जा सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ना ऐसे जब टॉपिक्स आते हैं, द पर्पस ऑफ दिस न्यूज वाज कि आपको समझे कि दिक्कत क्या है और सोचो, ट्राई टू डेवलप थॉट प्रोसेस। आपको ऐसे विचार करना है कि भाई क्या होगा, क्या कमी है, और सर्च करते रहना। देखो सारी चीजें आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, सारी चीजें आपके लैपटॉप में अवेलेबल है, आपको सिर्फ सर्च करना है। ठीक है, अगर आप ये हैबिट लगा दे तो आपका आंसर तैयार हो जाता है, और डेफिनेटली ये पॉइंट पे सवाल आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ कि इस पे यूपीएससी में इस साल या फिर अगले साल में सवाल आएगा, मतलब आएगा ही, क्योंकि हॉट टॉपिक है और इम्पैक्ट हो रहा है। हमको समझना पड़ेगा कि क्या क्या अलग डायमेंशन है, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। जैसे मैंने सॉल्यूशंस तो अभी बताया कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो इंडस्ट्री डिमांड के साथ मैच करना, दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी इम्प्रोवाइज, हायर टेक्नोलॉजी शुड बी टॉट इन द कॉलेजेस इटसेल्फ। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल डिमांड शुड बी पुट टू द कॉलेजेस, और उसके प्रकार से उनका करिकुलम डिसाइड होना चाहिए। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किलिंग इज मस्ट वेदर यू बिलोंग टू एनी फील्ड। मतलब कोई भी फील्ड रहने दो, मैकेनिकल रहने दो, इलेक्ट्रिकल रहने दो, कंप्यूटर रहने दो, बट हर बच्चे को क्या चाहिए, एआई बेस्ड स्किलिंग इज मस्ट। तब जाके वो बच्चे को जॉब मिलेगी। ये सारी चीजें करने के लिए कुछ टाइम लगता है, बट क्या 1-2 साल इज इनफ? तो ये करना पड़ेगा, और इसके आधार पे अगर चीजें होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ सकती है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? मैं आपको I will give my example. It's in 2015 when I passed out from my institute. At that time, the course was one subject was introduced in our curriculum, that was AI. AI के आधार पे एक सब्जेक्ट डाल दिया था। ठीक है, दिक्कत क्या थी ना बेटा, हमारे मास्टर को ही नहीं आता था कि उसमें क्या है। ठीक है, हमारे टीचर को भी पता नहीं था, उसमें इक्वेशंस आ रहे थे कुछ, तो भी उसने हमको क्या किया, फिर बोले मेरे को भी पता नहीं, बोले नोट्स ले लो, बोले नोट्स पढ़ के जो भी आपको आता है जैसे आता है लिख दो, बोले मार्क दे दूंगा, बोले। तो उसने सिर्फ पासिंग के पूरा मार्क दे दिया, बाकी कुछ समझा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब एआई पढ़ाने के लिए ऐसा स्किल्स चाहिए ना बंदे के पास। तो पहले तो जिम्मेदारी क्या है, आपको टीचर को ट्रेन करना है। टीचर अगर ट्रेन करेगा तो टीचर बच्चों को ट्रेन करेगा, पर टीचर के पास स्किल है तो वो कैसे स्किल देंगे? तो सबसे बड़ा दिक्कत देखो, ये जो है ना, ये चीजें आपने एक्सपीरियंस की है। एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो एवरीबडी अमंग अस हैव गॉन थ्रू इट इफ यू आर स्टडीइंग इन इंडिया। तो बेसिकली आपको वही चीजें वहां पे लिखनी है। तो ऐसे चीजों के सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में रहते हैं, हमने एक्सपीरियंस किए रहते हैं, सिर्फ आपको रेप्लिकेट करना है, आपको सिर्फ आप लिख के आना। इतना भी अगर आप करते हो तो आपका टॉपिक प्रिपेयर होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है ऑनलाइन में? नहीं तो वी विल स्टॉप हियर। एक तीसरा जो न्यूज़ है ना, अगेन दैट न्यूज़ आई हैव एडेड फ्रॉम जगदीप धनकर, द रिसेंट एपिसोड विच टुक प्लेस, कि जगदीप धनकर ने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने रेजिग्नेशन एज अ वाइस प्रेसिडेंट करके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो उसके ऊपर अभी इलेक्शन है, कौन से, सितंबर 9 को। ठीक है, ऑन 9 सितंबर देयर विल बी द इलेक्शन ओवर वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, इसी स्लाइड्स में मैंने ऐड की है। ठीक है, तो आप ना आफ्टर द लेक्चर में स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेना। तो इन द नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन वी विल फर्स्ट एलैबोरेट दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट। ठीक है, सो किसी को डाउट नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू डोंट हैव एनी डाउट।